तो रात के 9 बज चुके हैं। मैं आप लोगों के समक्ष लाइव प्रस्तुत हूँ मेरे भाई। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और यही आशा करूँगा आपसे कि अगर आप एक बार जुड़ चुके हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक प्रकार से सारे के सारे प्रश्नों को हल करने की विधि बताने का प्रयास करते हुए समस्त प्रश्नों के एक प्रकार से आंसर को बताने का भी आपको प्रयास करूँगा। तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखने का प्रयास करेंगे। ओके, बहुत ही आसानी से एक एक मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया था कि सर इसको भी आप विस्तार से बता दीजिए, ताकि जो आने वाली परीक्षा या फिर आने वाले जो है विश्वविद्यालय के एग्जाम्स हैं उनमें आपको दिक्कत ना हो, आसानी से आप परीक्षा पैटर्न को फॉलो कर सकें। और ध्यान रखें, जितने भी सेकेंड ईयर वाले छात्र छात्राएँ हैं, अगर उनकी पेपर एक प्रकार से हो चुके हैं तो वह हमारे चैनल से थर्ड ईयर की तैयारी कर सकते हैं। जल्द ही आपके सामने सेकेंड ईयर, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके लिए सेकेंड ईयर का कोर्स, और जो आपके थर्ड ईयर वाले सेकंड ईयर वाले इस समय थे उनके लिए थर्ड ईयर का कोर्स जल्द ही आपके चैनल पर लॉन्च करने का प्रयास करूंगा। उसमें लाइव क्लासेस आपकी आसानी से चलती रहेंगी। तो अगर आपको लाइव क्लासेस अभी से अटेंड करनी है तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए सभी लोगों के पास। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के उपरांत मैं उस पर एक प्रकार से एक ग्रुप्स वगैरह बनाऊंगा, उसमें आप सभी को ऐड करने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मैं देता रहूं कि आपकी क्लास किस वजह से कितने टाइम से होनी है और किस प्रकार से होनी है। एक एक लेक्चर हमने मतलब कि एक प्रकार से पूरा का पूरा सिलेबस आपका उसको ध्यान में रखते हुए, विभिन्न विश्वविद्यालयों को देखते हुए उन सभी का सिलेबस आपको कंप्लीट करवाने का प्रयास किया जाएगा शुक्ला डी पॉइंट पर। तो चैनल पर अभी आप जुड़ जाइए अगर नए हैं तो चैनल से। ओके, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे दोस्तों, राम राम। सभी लोगों का धन्यवाद जुड़ने के लिए। ओके, इसमें बहुत सारे प्रश्नों को समझेंगे और एक प्रकार से सोशियोलॉजी का एक प्रकार से या बीए सेकंड ईयर का लेक्चर होगा आपका, और लाइव एक प्रकार से करेंगे आपके सामने। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर मैं देने का प्रयास करूंगा। और देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर से, मतलब कि शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर जो मॉडल पेपर अपलोड करे गए थे वहीं से सारे के सारे प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे इस एग्जाम्स में। इससे पहले जो है सोशियोलॉजी का एक दो पेपर और हमने जो है अपलोड किया है, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के थे, और यह भी किसी विश्वविद्यालय का ही पेपर है। तो कहीं ना कहीं पे चाहे कोई भी विश्वविद्यालय हो, अधिकतर विश्वविद्यालय में जो मैं सिलेबस बताता हूँ और उसी के अनुसार मैं, क्योंकि समस्त विद्यालयों के सिलेबस को देखता हूँ, उसके बाद में मैं वीडियोज़ बनाता हूँ उसमें। और सोशियोलॉजी का पूरा सिलेबस आपका देखेंगे तो पेपर वन का पूरे वीडियो, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर करवा दिया गया है शुक्ला डिपार्ट चैनल में, बिल्कुल फ्री में। आप उसको देख लीजिएगा, सभी चैप्टर वाइज आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसको देख करके आप आसानी से सारे मुद्दों को क्लियर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर से शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ओके, सेशन में बहुत ही मज़ा आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट? मेरी बातें आपके समझ में आ रही हैं? सारी आवाज़ या फिर जो है सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं? सारे मुद्दे क्लियर हो रहे हैं? तो फटाफट से आप बताइए कि हाँ सारी चीज़ें सर दिख रही हैं। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और बड़ी ही आसानी से हम बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। देखिए इस प्रकार के आप सामने आपके प्रश्न आएंगे और प्रश्नों की यही कतार आपके सामने चलती रहेगी। इन सभी पर आज के वीडियो के अंतर्गत हमको डिस्कस करना है। सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पर बीए भाग 2 वार्षिक परीक्षा 2020-21, बीए पार्ट 2 एनुअल एग्जामिनेशन 2020-21 पेपर 1 सोशियोलॉजी, आपको समय दिया गया है 1.5 घंटे का। टाइम आपको, मतलब कि अंग्रेजी में टाइम 1.5 घंटे का। ध्यान रखेंगे अंग्रेजी में भी पेपर आपकी होगी क्या, अंग्रेजी में भी आपका पेपर जो है यहाँ पर होगा, दिखाई पड़ेगा। अंग्रेजी में भी प्रश्न आपका दिखाई पड़ेगा और हिंदी में भी आपका प्रश्न दिखाई पड़ेगा। पूर्णांक आपको कितना मिलेगा? 100 नंबर का पूर्णांक मिलेगा, मतलब कि पूर्ण अंक मतलब होता है कि कितने नंबर का पेपर होगा, तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा। और इसमें से कितने नंबर अगर पा जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर 33 नंबर लाना पड़ेगा, 33%। ठीक, तो आप लगभग अगर यहाँ पर 34 नंबर या 33 नंबर के आसपास पा जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। यह बात ध्यान रखेंगे। तो आपको 33-34 नंबर नहीं लाना है, आपको एक प्रकार से 66 से ऊपर नंबर लाना है एग्जाम्स में। और जाहिर सी बात है, अगर मैं बता दूं, अगर आपने मेरी वीडियोस देख करके पेपर देने आप गए हैं, जिनमें जो भी व्यक्ति गया हो, अगर मेरी वीडियोस देखकर पेपर देने गया है, तो जाहिर सी बात है उसके 90% नंबर, एक प्रकार से 90% क्वेश्चन उसको एक प्रकार दिमाग में उसके रटे हुए होंगे। 10% इधर उधर हो सकता है कि वह ना पढ़ पाया हो, ना समझ पाया हो। बाकी 100 के 100% हमारे ही मॉडल पेपर से प्रश्न आ रहे हैं। आप देखना इसको, अभी पेपर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, अभी बिल्कुल सारा का सारा मुद्दा क्लियर हो जाएगा। जैसा आप सभी को पता है, 1 लाख सदस्यता आप लोगों के जो है कृपा से आ चुकी है हमारे चैनल पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका चैनल इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। शुक्ला टी पॉइंट ये आपका चैनल है, और इसी प्रकार से मैं एक प्रकार से इसमें आपको पढ़ाने का कार्य करता हूँ और आप लोगों के लिए पढ़ाता हूँ। आप लोगों ने मुझे कहा कि सर पढ़ाइए, तो मैं पढ़ाता हूँ।
तो एक प्रकार से ये आपका खुद का चैनल है और शुक्ला एचडी पॉइंट आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है, हर एक मुद्दे को लेकर के आपके साथ है। ओके, 1 लाख जो है परिवार हो गए हैं हम लोगों के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और सभी को पार्टी ज़रूर मिलेगी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर पार्टी कब देंगे, पार्टी कब देंगे, तो पार्टी आप लोगों को दे देंगे, जो कहिए आप लोगों के लिए पार्टी कर दी जाए। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए, सबसे पहले बात की जाए यहाँ पर, जब भी आप पेपर में बैठते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले पेपर जो है देने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आपको नोट जरूर पढ़ना होता है। नोट मतलब क्या, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब कि कुछ आपके निर्देश दिए हुए होते हैं, उन निर्देशों को हम पढ़ते हैं ताकि हमको प्रश्न पत्र हल करने में क्या मिल सके, प्रश्न पत्र हल करने में हमको सहायता प्राप्त हो सके। तो यह बात जरूर ध्यान रखें, कोई भी दुनिया का पेपर आप हल कर रहे हो तो सबसे पहले उसमें लिखे गए निर्देशों को अवश्य पढ़ें और उन्हीं को पालन करते हुए आप आसानी से आगे बढ़ें। तभी आपको अच्छे तरीके से पेपर भी समझ में आएगा और आपको नंबर भी अच्छे खासे मिल सकते हैं अगर आपने निर्देशों का पालन सही तरीके से किया। मान लेते आपको निर्देश दिया गया था कि जो है 10 प्रश्न दिए गए थे और उनमें कहा गया था कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और आपने 3 प्रश्न या 4 प्रश्न के उत्तर दे दिए, या आपने 10 के 10 प्रश्न के उत्तर लिख दिए किसी खंड के, तो आपको उसका नंबर नहीं मिलेगा, आपका समय अलग से नष्ट होगा और आपके नंबर भी कट सकते हैं। तो ऐसे में अथवा करके बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि जो 2 प्रश्न दिए हुए हैं और अथवा करके दिए हुए हैं दोनों पता है उनको, लेकिन जो नीचे वाला दूसरा प्रश्न दिया उनमें से दोनों नहीं पता, अथवा करके जो दिया है वह भी नहीं पता और जो ऊपर दिया है वह भी नहीं पता। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। कुछ भारत है तो ये ना, भारत देश है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमागी लोग होते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं दिमागी, अगर इसको लिख देंगे ये वाला और इसको इसे दोनों पता है हमको ऊपर वाला, तो दोनों का दोनों वही उतार देते हैं, लिख देते हैं उसका, और जो दूसरा वाला प्रश्न है उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखेंगे आपको क्या करना है, आपको अगर नहीं याद है तो उस प्रश्न को मत लिखिए या फिर बना करके लिख दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे जब आप अथवा वाला भी कर देंगे और उसके ऊपर वाला भी करेंगे, इनमें से केवल एक ही आपको करना था, तो ऐसी स्थिति में आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ध्यान रखेंगे, नंबर आपको एक ही का मिलेगा, चाहे आप 2 लिखे, चाहे 4 लिखे, चाहे 10 लिखे। ठीक, अगर कहा गया है एक प्रश्न तो एक प्रश्न का ही आपको अंक मिलेगा। अगर आपने ज़्यादा उसको लिख दिया इधर उधर का बातें, तो आपके नंबर भी कटने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक, चलिए, यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर जो है ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पत्र सॉल्व करवाइए। ऑब्जेक्टिव वाला भी देखेंगे भाई, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और वो पेपर भी थोड़ा सा एक प्रकार से वो मतलब हमारे पास पेपर तो आया लेकिन उनमें सही तरीके से कोई क्लियर नहीं हो पा रहा सारे मुद्दे। मैं देखूंगा, उसके लिए भी विचार करूंगा आपके लिए, उसके लिए समय चाहिए और समय इस समय मेरे पास है नहीं, और लास्ट में जो समय मिलेगा मुझे 1-2 महीने के बाद में, तो मैं उस पर जो है अध्ययन करूंगा, उसके बाद मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। ठीक, चलिए, कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देना है यहाँ पर, क्या कुल मिलाकर के 4 प्रश्नों के आपको यहाँ पर उत्तर देने हैं। और प्रथम प्रश्न पत्र जो है आपका, मतलब प्रथम प्रश्न जो है यहाँ पर अनिवार्य है आपको। कुल मिलाकर के पूरे के पूरे पेपर में आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने, कितने प्रश्नों के, तो 4 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। और प्रथम प्रश्न जो है आपको अनिवार्य रूप से आपको करना ही पड़ेगा। 4 इकाइयों में से किन्हीं 3 इकाइयों में एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या, 4 इकाइयों में से किन्हीं 3 इकाइयों का क्या करना है आपको, एक एक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और पहला प्रश्न आपको अनिवार्य ही है, 4 इकाई में पेपर आपका बटा हुआ है, जो कि 300 शब्दों में आपको लिखना है। मतलब कि जो आपकी इकाई 1 से प्रश्न होगा, इकाई 2 से, इकाई 3 से, इकाई 4 से, इनमें से एक एक प्रश्न आपको करने हैं। मतलब कि 4 प्रश्न वो और एक प्रश्न पहला वाला, मतलब 5 प्रश्न आपको मतलब देखने को मिलेगा एग्जाम्स में। लेकिन आपको करना कितना है, जो पहला प्रश्न है उसमें 10 दिए होंगे, वह एक प्रकार से आपका अनिवार्य है, उसमें ही भी इंस्ट्रक्शन दिया होगा, नोट दिया होगा, अभी वह भी नोट आपके सामने पढ़ेंगे। और जो आपका इकाई वाला होता है मेरे भाई, इकाई 4 इकाई दी होती है, तो 4 इकाइयों में से केवल आपको 3 इकाई में करना है प्रश्न, तीनों इकाई का करना है, और 3 ही प्रश्न करने हैं। 4 के जो 4 प्रश्न दिए गए होंगे उनमें से 3 ही प्रश्न करने हैं, मतलब कि 3 इकाइयों के प्रश्न करने हैं। इकाइयों में 2-2 प्रश्न दिए होते हैं, प्रत्येक इकाई में 2 प्रश्न होते हैं, उन दोनों में से मतलब कि दिया होगा अथवा करके, जैसे दिया गया कि जो है जो है तमाम सारे प्रश्न दिए होंगे। अभी इस प्रश्नों को देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। कोई प्रश्न ऊपर दिया उसके नीचे अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया जाएगा, चाहे ये ऊपर वाला कर दीजिए, चाहे उसके अथवा के नीचे वाला कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको दोनों में से केवल एक ही करना होता है। तो ये कहा गया कि इकाइयों में से केवल एक ही प्रश्नों को करने हैं, और 4 इकाइयों में से केवल 3 इकाइयों के आपको प्रश्न पत्र मतलब प्रश्न हल करने होंगे। ठीक, और अगर आप प्रश्न हल करने बैठ गए हैं तो आपको कितने शब्दों में लिखना है, तो 300 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो प्रत्येक प्रश्न के जो अंक होंगे उसके दाहिनी ओर अंकित है, मतलब लिखे गए हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आपके सामने और प्रदर्शित करते हैं हम पहला जो है प्रश्न जो आ गया आपका। पहला प्रश्न अगर आप करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और अधिकतम आपको 150 शब्दों में इसके उत्तर को देना है, मतलब कि 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है। यहाँ पर समझें, अगर एक प्रश्न आप करेंगे तो आपको 8 नंबर मिलेगा, इस प्रकार से इसके आपके 5 प्रश्न करेंगे तो 40 नंबर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। सबसे पहले आपके सामने आया प्रश्न कौन सा, लैंगिक असमानता क्या होती है। लैंगिक असमानता यानी व्हाट इज जेंडर इक्वलिटी।
लैंगिक असमानता क्या होती है? जेंडर इक्वलिटी किसे कहते हैं हम? सॉरी, जेंडर इनइक्वालिटी मतलब लैंगिक असमानता, मतलब विषमता या लैंगिक असमानता। लैंगिक समानता नहीं बोल रहा, लैंगिक असमानता बोल रहा, लैंगिक विषमता बोल रहा है। और जिसको इनइक्वालिटी अंग्रेजी में कहते हैं हम लैंगिक असमानता को, ठीक, जेंडर इनइक्वालिटी। ओके, तो इसको हम समझते हैं, लैंगिक असमानता को समझते हैं। लैंगिक असमानता क्या होती है मेरे भाई? आपसे पूछा गया तो आप क्या लिख सकते थे कि लैंगिक असमानता से हमारा आशय क्या है कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव, बहिष्कार या बंधन लगाने से होता है, जिसका प्रभाव या उद्देश्य चाहे उसका वैवाहिक स्तर जैसा भी हो या फिर स्त्री पुरुष को समानता के आधार आधार पर प्राप्त अधिकारों को कमज़ोर करना हो या फिर निष्प्रभावी बनाना हो या फिर महिलाओं को उनके मानवाधिकारों और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या इसी प्रकार से धार्मिक तमाम प्रकार के अधिकारों से उनको वंचित रखा जा रहा हो आदि किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रताओं के उपयोग से उनको वंचित रखा जा रहा हो, तो यही सारी चीज़ें क्या होती हैं? लैंगिक असमानता होती हैं। लैंगिक असमानता शब्द का उपयोग जैविकीय तथा सामाजिक दोनों अर्थों में हम कर सकते हैं। एक प्रकार से ऐसे आप बता सकते हैं। ठीक, तो ये आपका उत्तर यहाँ पर आसानी से हो सकता है। लैंगिक समानता क्या होती है आपको हमने बता ही दिया। इससे संबंधित प्रॉपरली एक लेक्चर अपलोडेड है आपके चैनल पर, उसको देख लेंगे, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर लैंगिक समानता को लेकर के हमने जो है वीडियो बना दी, उसको देख लीजिएगा। अगर नहीं देखा तो जो हमने अभी भी बातें बताई, ये लगभग इतने शब्द अगर आप लिख देते तो आसानी से आपको नंबर मिल गए होते। वहीं दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, पिछड़े वर्ग से आप क्या समझते हैं? पिछड़े वर्ग से आप क्या समझते हैं भैया? तो पिछड़े वर्ग से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू जो है अंडरस्टैंड बाय बैकवर्ड क्लास, यानी पिछड़ा वर्ग, आप इससे आप क्या समझते हैं? पिछड़ा वर्ग क्या होते हैं? जो पिछड़ा वर्ग होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ओबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओबीसी कहते हैं। अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं हम, कि पिछड़े वर्ग को। इसको पिछड़े वर्ग को। ठीक, तो आपसे पिछड़े वर्ग के बारे में पूछा गया है तो क्या लिखेंगे आप? पिछड़े वर्ग के बारे में पूछा गया तो क्या लिखेंगे? आप बताएंगे कि सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि स्वर्ण जातियों तथा अनुसूचित जातियों के बीच जो अन्य जातियां विकास के अवसरों से वंचित रहीं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या फिर अन्य पिछड़े वर्ग कहते हैं, या तो फिर ओबीसी कहते हैं। आप ब्रैकेट वगैरह में करके या ऑब्लिक लगा करके लिख सकते थे। आप अब आगे लिखेंगे कि भारत में सभी शूद्र जातियों की स्थिति एक समान नहीं थी। सामाजिक संपर्क में आते रहने के लिए खान पान तथा पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर कुछ जातियों को एक प्रकार से छुआछूत की दृष्टि से माना गया, कि इनको अस्पृश्य मतलब कि अस्पृश्य माना गया। अस्पृश्य मतलब होता है अनटचबिलिटी, कि आपको छुआछूत नहीं करना है। तो आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें ताकि उसको पता चले कि हाँ आपने भी पढ़ा है। तो ध्यान रखें, अस्पृश्य माना जाता था, जबकि अनेक दूसरी जातियों को उच्च जातियों के संपर्क में रहने और उनकी सेवा करने की अनुमति दी जाती थी। इस प्रकार जो जातियां शूद्र वर्ण से संबंधित थीं, वे तुलनात्मक रूप से ऊंची होने के बाद भी सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषित थीं। उन्हीं को हम पिछड़ा वर्ग कहते थे। मतलब ऐसी जातियां जो कि एकदम से उनको अस्पृश्य जातियों में नहीं रखा जाता था, मतलब कि छुआछूत अगर वह खाना बना देंगे तो ब्राह्मण क्षत्रिय लोग खा लेंगे। तो ऐसे लोग, जैसे कि इसमें बहुत सारे लोग आने पिछड़े वर्ग में, जैसे यादव हो गए, मौर्य हो गए, इसी प्रकार से और तमाम सारे लोग होते हैं, इन सभी को उस श्रेणी में रखा गया था पिछड़े वर्ग में। ओबीसी में जो आजकल के कास्ट आते हैं वह सभी जो होते थे उन्हीं को हम कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। बात की जाए इसके लिए समय समय पर पिछड़े वर्ग की अवधारणा तमाम प्रकार से आती रही है। बात की जाए सन 1921 की, तो सन 1921 ईस्वी में मैसूर राज्य में उन सभी जातियों को पिछड़े वर्ग के रूप में स्पष्ट किया गया जो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे तथा जिनका सार्वजनिक जो है सेवाओं में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं था। सन 1928 की बात की जाए तो उसमें हार्टांग कमेटी आई, और हार्टांग कमेटी ने पिछड़े वर्ष में सभी दलितों वर्गों, मतलब दलित वर्ग जो थे उनको, आदिवासी जो थे उनको, और जो पर्वतीय जनजाति होती हैं उनके, तथा और भी तमाम सारी जो आपराधिक जनजातियां होती हैं उनको जो है बताया कि ये सारे के सारे क्या हैं? ओबीसी हैं। साइमन कमीशन ने भी पिछड़े वर्ग को मध्यवर्ती जातियों के रूप में स्पष्ट किया। तो साइमन कमीशन, हार्टंग कमेटी, मैसूर राज्य में तमाम प्रकार की चीज़ें बताई जाती रही हैं। वहीं बात की जाए सन 1929 ईस्वी में, तो एक जो है संस्था की स्थापना होती है, यूनाइटेड जो है उसका नाम है यूनाइटेड क्या नाम है उसका, जो है इंग्लिश में लिखा है, इसके लिए थोड़ा जो है उसमें पढ़ने में मुझे दिक्कत अंग्रेजी पढ़ने में होती है। वैसे उसका नाम है यूनाइटेड प्रोविंसेज बैकवर्ड क्लासेस लीग। ठीक, क्या प्रोविंसेज, तो प्रोविंसेज, यूनाइटेड प्रोविंसेज बैकवर्ड क्लासेस, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी।
और यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव वालों बनते हैं बहुत सारे कि अन्य पिछड़े वर्ग को आयोग को लेकर के। इससे संबंधित बहुत सारे मंडल भी आयोग बने, आप देखेंगे जो है मंडल आयोग जो कि बीपी मंडल की अध्यक्षता में बना था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसे कहा जाता है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बना था जो किसी अध्यक्षता काका कालेलकर ने की थी। तमाम प्रकार से तमाम सारी चीज़ें हुई हैं, तो इन सभी से पिछड़े वर्गों की एक प्रकार से हमें सूची प्राप्त होती है। काका कालेलकर आयोग जो आया था वो कब आया था, तो 29 जनवरी 1953 में आया था। वहीं अगर आपसे बताया जाए कि मंडल आयोग कब गठित किया गया, तो 1 जनवरी 1979 को मंडल आयोग के जो है एक प्रकार से स्थापना हुई, और इसके अध्यक्ष कौन थे, बीपी मंडल स्वयं थे। इसीलिए इसको मंडल आयोग के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई, जैसे बात की जाए काका कालेलकर आयोग में तमाम प्रकार की चीज़ें बताई गई कि हाँ इसका जो है या जो काका कालेलकर समिति है, आयोग है, ये कौन कौन से कार्य करेगा। अगर आपसे पूछे तो बता सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर पूछा ही नहीं गया तो आप क्या बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि काका कालेलकर जो आयोग आया था पिछड़े वर्ग को संबंधित, उसके कई कार्य होते थे, जैसे कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करे, पिछड़े वर्गों की विभिन्न दशाओं को ज्ञात करे वा और ऐसी संस्तुतियाँ दे जिससे क्या हो कि सरकार द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया सके, या इसी प्रकार से पिछड़े वर्ग से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। हिंदू समाज के परंपरागत जाति संस्तरण में निम्न सामाजिक परिस्थिति, ये भी इसका कार्य होता था। किसी जाति तथा समुदाय के एक बड़े भाग में शैक्षणिक विकास की कमी या राजकीय सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व तथा व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, इस प्रकार से तमाम सारी चीज़ें बताई गई। बात की जाए आयोग ने, काका कालेलकर आयोग ने संपूर्ण देश में 2399 पिछड़ी जातियों की एक सूची सहित 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की थी। इसमें आयोग ने 837 जातियों को सबसे अधिक पिछड़ा हुआ बताया था। ठीक, ध्यान रखेंगे। वही बात की जाए मंडल आयोग की, तो मंडल आयोग के कार्य जो हुआ करते थे, इन्होंने सुझाव दिया था मंडल आयोग ने कि सार्वजनिक क्षेत्र तथा सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले सभी प्रतिष्ठानों में पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में 27% जो आरक्षण है उसको किया जाए। यह भी ऑब्जेक्टिव वालों आपसे पूछा गया होगा, आप जो कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर हुआ था उसमें। ठीक, पदोन्नति के लिए 27% के सिद्धांत को लागू किया जाए। मतलब कि पदोन्नति मतलब कि जब आप जो है आपका प्रमोशन होना हो तब। इसी प्रकार से तमाम सारी बातें कही गई थी कि पिछड़े वर्ग में साक्षरता बढ़ाने के लिए एक समयबद्ध योजना भी लागू की जाए। वहीं इन्होंने यह भी बताया कि पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को वैज्ञानिक, प्राविधिक और व्यावसायिक श्रेणी की जो सभी संस्थाएं होती हैं उन संस्थाओं में 27% स्थान आरक्षित किया जाए। मतलब कि आरक्षित मतलब क्या होता है, रिजर्वेशन उनके लिए किया जाए। इस प्रकार से तमाम सारी चीज़ें बताई गई। तो यह आप आसानी से इन सभी को हमने समझा दिया था नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, पहले वीडियो में, मतलब जो लेक्चर हमने अपलोड किया है उसमें हमने इसको समझा दिया था। अगर उसको आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही तो फटाफट से बताने का प्रयास करें। सभी लोग वीडियो को हम देखने के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर, जितने भी लोग देख रहे हैं। तो क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? चलिए, वो माइक लगाना ही भूल गए थे, माइक बाहर ही रह गई थी। अब क्या शायद आवाज़ आपको थोड़ा क्लियर और मिल गई होगी। ठीक, थोड़ा और आवाज़ क्लियर मिल गई होगी। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करते हैं। सभी लोग कमेंट्स आ रहे हैं, सर जल्दी थोड़ा बताइए। ठीक है, चलिए, तो अगला देखते हैं, सफ़ेद पोश अपराध क्या होता है? व्हाट इज़ वाइट कॉलर क्राइम? वाइट कॉलर क्राइम क्या होता है? सफ़ेद पोश अपराध। सफ़ेद पोश अपराध क्या होता है बताने का प्रयास करें। सभी लोग कुछ सफ़ेद पोश अपराध के बारे में चैट सेक्शन में लिखने का प्रयास करें। सफ़ेद पोश जो अपराध होता है वह क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताए हुए जो है पूछी गई। सफ़ेद पोश अपराध, बार बार हमने आपको अपराध के बारे में सफ़ेद पोश अपराधी के बारे में आपको बताया होगा। चलिए, बताने का प्रयास करें, सफ़ेद पोश अपराध क्या होता है? अरे यार, जो सफ़ेद यानी जो बड़े बड़े अधिकारी, मतलब कि बड़े बड़े अधिकारी द्वारा या फिर तमाम प्रकार के लोग, जो बड़े बड़े चीज़ें होती हैं, कोई जो है बिजनेसमैन हो गया, या एक प्रकार से कोई बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े होते हैं राजनीतिक दल के, या उनके मतलब कि छुपे रुस्तम वाले होते हैं कि बड़े बड़े धनी आदमी हैं, वो अपराध करते हैं, किसी दूसरे से करवाते हैं, ऐसे अपराध। ठीक, जैसे कि बात किया सफ़ेद पोश अपराध की जो है एक प्रकार से परिभाषा देते हुए डॉक्टर सदरलैंड ने कहा था। डॉक्टर सदरलैंड ने कहा कि श्वेतबसन अपराध वह अपराध होता है जो प्रतिष्ठित एवं उच्च सामाजिक पद के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय काल में किया जाता है। सदरलैंड ने अपनी पुस्तक, उनकी एक है व्हाइट कॉलर क्राइम, मतलब कि उनकी पुस्तक है कि जो है सफ़ेद पोश अपराध के नाम से। तो श्वेतबसन अपराध के जो है उन्होंने तमाम सारे कारण भी बताए थे कि कारपोरेशन द्वारा आर्थिक धोखेबाजी और स्टॉक एक्सचेंज में धूर्तता की जाए, यह भी सफ़ेद पोश अपराध होता है। व्यापक
व्यापक लाभ के लिए घूस वगैरह लिया जाए या दिया जाए, यह भी एक प्रकार सफ़ेदपोश अपराध होता है। ठेका तथा विधान को अपने पक्ष में जो है सहारा लेने के लिए घूस लिया जाए, यह भी एक प्रकार से सफ़ेदपोश अपराध होता है। बिक्री संबंधी विज्ञापन में धोखेबाजी किया जाए, यह भी एक प्रकार से होता है। जैसे कि बता दिया जाए कि हाँ स्प्राइट पीने से आप उड़ जाएंगे, या एक प्रकार से बता दिया जाए कि हाँ ये चप्पल पहनो तो कभी आपके कांटा नहीं गड़ेगा। ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो फर्जी में चीज़ें, मतलब कि ऐसी चीज़ें बना दो कि यार ये दवा खा लो बहुत मोटे हो जाओगे, बॉडी बिल्डर आपकी हो जाएगी, शरीर बन जाएगी अच्छे तरीके से। तो ऐसे में ऐसा अगर आप कर रहे हैं, अगर वह आपकी दवा उतनी कारगर सिद्ध नहीं हो पा रही है, मतलब दवा आपकी ठीक ठाक नहीं, फिर भी आप जो है आइडिंग वगैरह अच्छे तरीके से करवा रहे हैं, ठीक, तो ऐसे में क्या होगा, यह भी एक प्रकार सफ़ेदपोश अपराध की श्रेणी में सदर ने बताया कि होता है। वहीं उन्होंने यहाँ भी बताया कि पूंजी का गबन, या उन्होंने बताया कि जो है तौल व माप की गड़बड़ी करें तब भी, या इसी प्रकार से टैक्स में बचत करें तब भी, मतलब अगर आप टैक्स वगैरह बचा रहे हैं कहीं पर ट्रस्ट वगैरह में दे करके, या तमाम प्रकार की चीज़ों को इधर उधर से उसको घर पे काला धन या ब्लैक मनी में रख करके, तो भी एक प्रकार से यह भी सफ़ेदपोश अपराध होता है। और जो है अपने को दिवालिया दिखा करके पूंजी का इस्तेमाल करना, या तमाम प्रकार चीज़ें इन्होंने कहा कि जो है विभिन्न कारक समाज में श्वेत अपराध में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। तमाम प्रकार के कारण और भी होते हैं श्वेत व्यसन अपराध के लिए। तो इस प्रकार से इतना लिख देते तो आपको बड़ी ही आसानी जो है तमाम सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे कभी कभी आपसे पूछा था श्वेत व्यसन अपराधी और पेशेवर अपराधी में क्या अंतर होता है, मतलब जो अपराधी होते हैं, जो अपराधी करते हैं, और श्वेत व्यसन जो अपराधी होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। तो निम्न वर्ग के अपराधी को लोग वास्तविक अपराधी मानते हैं। इसके विपरीत जो श्वेत व्यसन अपराधी होते हैं वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, ठीक। पेशेवर जो अपराधी होते हैं उनके साथ कठोर दंड का जो क्या किया था, प्रावधान किया जाता है, परंतु जो श्वेत व्यसन अपराधी होते हैं उनके लिए काफ़ी जो है नरमी बरती जाती है, चूँकि उनके पास पैसे की मात्रा अधिक होती है। वही बात की जाए, निम्न वर्ग के अपराधी को कठोर से कठोर दंड मिलता है, पर श्वेत व्यसन अपराधी दंड से क्या करते हैं, बच जाते हैं। इस प्रकार से तमाम सारी चीज़ें, ठीक। आप कुछ भी लिख देते आपको नंबर मिल जाता श्वेत व्यसन अपराध के बारे में। हमने आपको इतनी बातें बता दी, इतने में से कुछ भी लिख देते तो हो जाता आपका। अगला है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा क्या होती है? घरेलू हिंसा एक प्रकार से चाहे महिलाओं पर आप हिंसा करें, और चाहे एक प्रकार से आप किसी घर के सदस्यों के ऊपर जो है एक प्रकार से क्या करें, तमाम प्रकार की, मतलब घर में ही जो व्यक्ति घर में रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन पर आप अत्याचार कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तो आपकी घरेलू हिंसा ही होती है। ध्यान रखेंगे क्या होती है, वह घरेलू हिंसा ही होती है। तो महिलाओं के प्रति हिंसा हो गई या तमाम प्रकार की चीज़ें, उसी को घरेलू हिंसा कहते हैं। तो महिलाओं के प्रति हिंसा महिलाओं के निकट रिश्तेदारों जैसे कि उनके माता पिता के द्वारा की जा सकती है, या फिर भाई बहन के द्वारा, या फिर सास ससुर, देवर ननंद, भाभी, या परिवार के किसी भी सदस्य अथवा अन्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार या उत्पीड़न जो कि स्त्री को शारीरिक एवं मानसिक आघात पहुंचाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, महिलाओं के प्रति हिंसा कहते हैं, या फिर हम घरेलू हिंसा कहते हैं। और इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, महिलाओं के प्रति हिंसा का या फिर घरेलू हिंसा का क्या उद्देश्य हो सकता है? इसका उद्देश्य हो सकता है कि धन प्राप्त करने के लिए आपको मारे पीटे, जैसे दहेज के लिए पत्नी को पीटे और यातनाएं दे, या इसी प्रकार से जो है मान लेते हैं कि जिस हिंसा का उद्देश्य कमज़ोर पर सत्ता स्थापित करना हो, कि मान लेते हैं कि अगर यह कमज़ोर है तो उसको दबा के रखो ताकि यह हमसे ऊपर ना निकल जाए, या एक प्रकार से यौन सुख प्राप्त करना हो, इसके लिए वो हमारे पीटे, या एक प्रकार से अपराधकर्ता के व्यक्तित्व में से संबंधित विकृति के कारण की जाती हो बातें, मतलब कि वो अपराध ही, मतलब कि उसकी विकृति ही वैसी, विकृत मतलब होता है कि मानसिक, मतलब उसका एक प्रकार से दिमागी संतुलन भी ऐसा है कि वह एक प्रकार से आपराधिक कैटेगरी में आता है, आपराधिक श्रेणी में आता है, आपराधिक माइंड है उसका, तो वो मार रहा है, या भी इस प्रकार से मार सकता है। या तो जो है तमाम प्रकार के तनाव हो उसके कारण से मारे, या एक प्रकार से जो है पीड़ित महिला द्वारा प्रेरित हो, एक प्रकार से मतलब कि तमाम प्रकार की जो महिला है उसको आप जो है पीड़ित है एक प्रकार से, उसको और ज़्यादा आप प्रताड़ित कर रहे हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो ये एक प्रकार से घरेलू हिंसा है। आप व्हाट इज़ डोमेस्टिक जो है वायलेंस, तो डोमेस्टिक वायलेंस आप समझा सकते थे इस प्रकार से। साइबर अपराध क्या है? व्हाट इज़ साइबर क्राइम? साइबर क्राइम क्या होता है? तो एक प्रकार से जो आप देखते हैं जो टेक्निकल मामले में जो अपराध किए जाते हैं, हैकिंग वगैरह, यही सब होते हैं आपके क्या, साइबर अपराध। क्या होते हैं? ही साइबर अपराध होते हैं। साइबर अपराधी जो होते हैं जो है 4 कैटेगरी में हम इसको जो है एक प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो बच्चे और किशोर जो कि 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के होते हैं। बच्चों के इन समूहों के द्वारा साइबर अपराध अधिक सरल रूप से देखा जा सकता है। वहीं दूसरे जो होते हैं संगठित हैकर्स होते हैं। इस प्रकार के अपराधी अधिकतर एक साथ आयोजित करने
मतलब कि करने के लिए, कुछ उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिसका कारण मुख्य रूप से राजनीतिक पूर्वाग्रह, कट्टरवाद हो सकता है। ये संगठित हैकर्स होते हैं। वही कुछ पेशेवर हैकर्स होते हैं। इस प्रकार के हैकर्स जो होते हैं केवल पैसे के लिए अपराध करते हैं कि दूसरे के कहने पर किसी का सिस्टम हैक कर लिया, किसी का चैनल हैक कर लिया या किसी का कोई चीज़ हैक कर लिया। तो ऐसे अपराधी पेशेवर हैकर्स होते हैं कि पेशा की उनका मतलब कि कहते नहीं कि कुछ गुंडे होते हैं किलर वगैरह, तो गोली मारने का काम करते हैं कि हाँ उनको पैसे दो 2000 10,000 तो किसी को जा करके उड़ा देंगे। तो ऐसे में भाई क्या होता है, ये भी पेशेवर जो अपराधी होते हैं, मतलब पेशेवर हैकर्स जो होते हैं उसको भी साइबर अपराधियों की श्रेणी में हम रखते हैं। समूह होता है इनका तो 4 समूह में। चौथा समूह आपका होता है असंतुष्ट कर्मचारी। इस प्रकार के अपराधी उन मतलब समूहों के से संगठित होते हैं जो नियोक्ता द्वारा हटा दिए गए होते हैं तथा नियोक्ता से असंतुष्ट रहते हैं और बदला लेने के लिए क्या करते हैं, अपनी ही कंपनी में जिसमें वो काम करते हैं उसमें भी कोड वगैरह लीक करवा दे या फिर तमाम प्रकार की चीज़ें। मतलब कोनो कंपनी में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई मैनेजर है या फिर कोई असिस्टेंट डायरेक्टर या कुछ भी है या फिर एक बड़ा छोटा कोई कर्मचारी है, उसको सारी पता है गतिविधि की, हाँ जो है ऑफिस की गतिविधि क्या है, क्या सिस्टम की गतिविधि है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती है। अब उसको पता है, वह क्या करेगा, जा करके वह भाई क्या करेगा, सबको जा करके जो हैकर्स होते हैं उनको बता देगा कि ऐसे सिस्टम है। अब हैकर्स लोग क्या करेंगे, उसके कहने के अनुसार कर देंगे। तो वह भी एक प्रकार से हैकिंग, एक साइबर अपराधी ही हुआ। साइबर अपराधी के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि जो है जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क ये जो है इसको हैक कर ले, या इसी प्रकार से जानकारी की चोरी कर ले, या ईमेल पर बमबारी कर दे, या डेटा वगैरह एक प्रकार से उसको जो है फेरबदल कर दे इधर उधर, या सलामी हमले भी तमाम प्रकार के होते हैं। जैसे वित्तीय संस्थानों के उद्देश्य से किया जाए कि पैसा कमा ले, किसी का जो है ATM वगैरह हैक कर ले, मतलब पेटीएम वगैरह या फिर तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें जैसे कि कुछ भी हैक कर सकते हैं। वह आपका सिस्टम हैक कर ले, आपका फ़ोन हैक कर ले, तमाम प्रकार की चीज़ें, या वायरस वगैरह के एक प्रकार से वायरस आपके जिसे कंप्यूटर में एक प्रकार से फाइल के रूप में दिया जाता है, बाद में फाइलों में स्वतः पहुंच जाता है और धीरे धीरे क्या करता है, आपका सिस्टम पूरा का पूरा हैक हो जाता है। ठीक, ये सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। वही साइबर अपराध समझ में आ गए आपके। तो 5 ही आपसे पूछा गया था। अब आगे आप तो सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमानों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया। साइबर अपराध आपके समझ में आ ही गया होगा। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमानों के बारे में आपसे पूछा गया है, मतलब कि एक्सप्लेन द पैटर्न्स ऑफ सोशल चेंज। आखिरकार कौन कौन से पैटर्न होते हैं सामाजिक परिवर्तन के, सामाजिक चेंजेस के, मतलब सोशल, अगर सामाजिक मतलब कि समाज में अगर परिवर्तन होना होता है तो किस किस पैटर्न पर होता है, या पैटर्न आपसे पूछा गया। तो कुल मिलाकर के 3 पैटर्न्स होते हैं आपके, मतलब कि 3 प्रतिमान होते हैं। एक होता है प्रथम प्रतिमान, दूसरा होता है द्वितीय प्रतिमान और तीसरा होता है तृतीय प्रतिमान। प्रथम प्रतिमान जो होता है उसमें इस प्रकार की चीज़ें, जैसे कि मान लेते हैं जैसे कोई आविष्कार वगैरह जो वैज्ञानिक वगैरह करते हैं कि धीरे धीरे पहले मान लेते हैं कि आप जो है पंखा आपके पास नहीं था तो आप हाथ से जो है बेना बना करके जो है हवा लेते थे। उसके बाद में धीरे धीरे पंखे का आविष्कार हुआ, पंखे के बाद में फिर धीरे धीरे कूलर का आविष्कार हुआ, कूलर के बाद में आप देखेंगे AC वगैरह का आविष्कार हुआ। तो एक प्रकार से ऐसा जो है आविष्कार या ऐसा परिवर्तन किसी भी समाज में हो रहा है जो कि एक निश्चित दिशा में हो रहा है। एक निश्चित दिशा में होने वाले परिवर्तन मतलब एक रेखा में हो रहा है। जैसे कि बात की जाए, ये रेखा में परिवर्तन हो रहा है कि हाँ घटते से बढ़ते क्रम में हम चल ही रहे हैं, एक रेखा में परिवर्तन। तो इसीलिए हम प्रथम प्रतिमान को रेखीय परिवर्तन के भी नाम से जानते हैं। और ध्यान रखेंगे, आपको यहाँ पर एक ड्रॉ बना करके समझाना है। प्रतिमानों को लेकर के लगातार एग्जाम से प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वह भी कोई यूनिवर्सिटी हो, अलग अलग यूनिवर्सिटी में लगातार ऐसे प्रश्न देखने को आपके मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रतिमान जो है आप आसानी से बता सकते हैं। वैसे ही आप एक प्रकार से सेकंड पेपर में भी किसी किसी विश्वविद्यालय में सेकंड पेपर के जो है अंतर्गत आता है जो है सामाजिक परिवर्तन, मतलब सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक जो है नियंत्रण, या एक जो है पेपर 2 का नाम होता है किसी विश्वविद्यालय में, अलग अलग विश्वविद्यालय में। एक में होता है भारतीय समाज में उद्यम समस्याएं, उसमें आपका घरेलू हिंसा वगैरह, साइबर अपराध, क्राइम वगैरह, मादक द्रव्य व्यसन इत्यादि आते रहते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, एक रेखा में, मतलब कि क्या होता है जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, वायुयान, मोटर, इन सभी के आविष्कारों के कारण से क्या होता है जो है तमाम सारे परिवर्तन आते हैं। उस परिवर्तन के एक प्रकार से ऐसे में समाज में परिवर्तन, ऐसे इस प्रकार के परिवर्तन को हम प्रथम प्रतिमान कहते हैं। द्वितीय प्रतिमान क्या होता है, द्वितीय जो परिवर्तन होता है, प्रथम प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, यदि हम उसको एक रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं तो इसकी प्रकृति सदैव एक ही दिशा में ऊपर की ओर जाती है। परिवर्तन का जो दूसरा
तीसरा प्रतिमान होता है उसमें अगर बताना चाहूँ मैं तो इसमें क्या होता है, परिवर्तन जो होता है इसकी प्रगति जो होती है किंतु थोड़े समय के बाद में ह्रास भी होता है, फिर जो है प्रगति होती है, फिर ह्रास होता है। मतलब क्या होता है, प्रथम प्रतिमान आप क्या बता सकते हैं, एक रेखीय होता है, रेखीय प्रतिमान, लेकिन इसको हम क्या कह सकते हैं, तरंगीय परिवर्तन। द्वितीय प्रतिमान को हम क्या कहते हैं, तरंगीय परिवर्तन कहते हैं। ऐसे ऐसे मतलब कभी क्या होगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा परिवर्तन, कभी नीचे की ओर परिवर्तन होगा, कभी ऊपर की ओर, कभी नीचे कभी ऊपर। तो ऐसे में जैसे कि बात की जाए इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें जैसे जनसंख्या वगैरह देखेंगे, जनसंख्या संबंधी परिवर्तन या फिर आर्थिक क्रियाओं में जो परिवर्तन होता है, कभी जो है इसका रेट बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी देखेंगे आप जनसंख्या बढ़ती कभी घटती है, या कभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उन्नत होता है, कभी बढ़ता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कभी घटता है। तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें आप देखते हैं, ये सब दूसरे प्रकार के परिवर्तन में आते हैं। वही तीसरा प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसको मैं जो है और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तीसरा प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसको हम गोलीय या फिर चक्रीय परिवर्तन के भी नाम से जानते हैं। जो तीसरा परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, चक्रीय परिवर्तन के भी नाम से जानते हैं। तो क्या कह सकते हैं इसको हम, चक्रीय परिवर्तन के भी नाम से हम जानते हैं। दूसरे परिवर्तन के जो है हम बता सकते हैं कि दूसरा परिवर्तन कैसा है, तरंगीय रूप से, मतलब कि कभी घटता है कभी बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने के, एक प्रकार से तरंग के रूप में चलता रहता है। ठीक वैसे तरंगीय परिवर्तन जो है एक प्रकार से चक्रीय परिवर्तन को तरंगीय परिवर्तन भी हम कह सकते हैं। लेकिन ऐसा तरंग, मैं जो तरंग बता रहा हूँ कि जैसे अल्टरनेटिव करंट चलता है, धारा जो अल्टरनेटिव करंट चलता है, इस प्रकार से ये वाली तरंग मैं बोल रहा हूँ, ना कि मैं गोलीय वाली तरंग की बात कर रहा हूँ। तो तरंगीय जो है एक प्रकार से इसको भी हम चक्रीय या फिर गोलीय कहते हैं, मतलब कि चक्रीय या फिर तरंगीय परिवर्तन हम तृतीय प्रतिमान को कहते हैं। और तरंगीय प्रतिमान का मेरे कहने का मतलब है कि द्वितीय प्रकार का जो प्रतिमान होता है वह ऊपर की ओर कभी जाता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, इस प्रकार से चलता रहता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, चक्रीय परिवर्तन में जैसे मान लेते हैं यहाँ परिवर्तन हो रहा है, ठंडी आई, मतलब मौसम वगैरह, मतलब ठंडी आई, ठंडी के बाद में फिर क्या आया, गर्मी आ गई, गर्मी के बाद में फिर क्या आ गया आपका, बरसात आ गई, बरसात के बाद में फिर ठंडी आई, फिर गर्मी, फिर बरसात। मतलब एक चक्र में क्या होता है, यह प्रक्रिया चलती रहती है और किसी निश्चित समय काल में प्रक्रिया फिर पूर्ण होती है, फिर वहीं से चल देती है, फिर एक प्रकार से चलती रहती है प्रक्रिया, और या ठंडी गर्मी बरसात, ठंडी गर्मी बरसात, या प्रक्रिया चलती रहती है लगातार। तो ऐसे प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रकार के परिवर्तन को चक्रीय प्रकार का परिवर्तन या फिर तरंगीय प्रकार का परिवर्तन हम कहते हैं, जो कि एक प्रकार से तृतीय प्रतिमान के अंतर्गत होता है। यह तीसरा जो है एक प्रकार से पैटर्न होता है समाज में परिवर्तन होने का। और भी परिवर्तन विद्वानों ने बताए हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपके तीन ही प्रतिमान होते हैं, तीन ही पैटर्न्स होते हैं, जिसके अनुसार किसी भी सोसाइटी में क्या होता है, चेंजमेंट होता रहता है। समझ में आ रही बातें? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को हम समझने का प्रयास, केवल 5 ही करने थे इनमें से। सामाजिक परिवर्तन, अगला पूछा गया सामाजिक परिवर्तन के जैविकीय कारकों का उल्लेख कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के जैविकीय कारकों का उल्लेख कीजिए। जैविकीय कारक कौन कौन से होते हैं? जैविकीय कारक जो होते हैं, प्राणशास्त्रीय या फिर जैविकीय कारक जो है उससे तात्पर्य उन कारकों से होता है जो हमें अपने माता पिता द्वारा वंशानुसंक्रमण से प्राप्त होते हैं। प्राणशास्त्रीय कारण जनसंख्या के प्रकारों को निर्धारित करते हैं, हमारा स्वास्थ्य, हमारा शारीरिक एवं मानसिक क्षमता, हमारी योग्यता, विवाह की आयु, प्रजनन दर, हमारा कद, हमारा शरीर का गठन कैसा होगा, ये सब आदि क्या है, वंशानुसंक्रमण एवं जैविकीय कारकों से प्रभावित होता है। जैसे हमारे शरीर में क्या क्या होगा, जैसे आपके दादा के हो सकता है नाक थोड़ी लंबी हो और आपके पिताजी की नाक थोड़ी और छोटी हो, या फिर आपकी नाक थोड़ी और छोटी, मतलब कि उनसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, या उनकी नाक थोड़ी छोटी थी आपकी नाक थोड़ी बड़ी हो जाए, या फिर आपकी नाक और थोड़ी बड़ी हो जाए, इस प्रकार से परिवर्तन, मतलब वंशानुक्रमण के हिसाब से। या आपके पिताजी सबसे, मतलब दादाजी विद्वान थे, आपके पिताजी उनसे भी ज़्यादा विद्वान हो गए और आप उनसे भी ज़्यादा विद्वान हो गए, तो ऐसे प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, ऐसे परिवार को, आपके पिताजी मान लेते हैं कुछ दूसरा पहनते थे, आपको दूसरा पहन रहे हैं, यह भी एक प्रकार से परिवर्तन ही तो हो रहा है, उनकी मानसिकता को दूसरे तरीके से, आपकी को दूसरे तरीके से, तो यह एक प्रकार से जैविकीय परिवर्तन का द्योतक होता है। ठीक, ये बातें समझ में आ गई आपके? तो इसको आप लिख सकते थे, जन्म दर एवं मृत्यु दर तथा औसत आयु में परिवर्तन होने पर समाज का पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे बात की जाए कि किसी समाज में पुरुषों की मृत्यु दर अधिक है और वहाँ विधवाओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। अगर किसी स्थान पर पुरुषों में अधिक संख्या में लोग मर रहे हैं तो वहाँ पर विधवा अधिक मात्रा में हो जाएंगी। अगर कहीं पर एक प्रकार से, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, उस समाज में विधवा विवाह की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। कहीं पर स्त्री समाज की परिस्थिति क्या है, एक प्रकार से स्त्री अगर खत्म होती तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, विदुर लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, तो वहाँ पर विदुर विवाह की समस्या अधिक बढ़ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर तमाम प्रकार की चीज़ें होती जो कि एक प्रकार से जैविकीय कारक से संबंधित होती। तो आप यहाँ से ऐसे बता सकते थे, एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। ओके, इसको आप समझा सकते थे बड़े आसानी से।
तो मेरे भाई अगर बातें समझ में आ रही तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक और शेयर जरूर करा करें, ताकि एक प्रकार से मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आप भी थोड़ी मेहनत कर दीजिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। चक्रीय सिद्धांत के बारे में हमने आपको बता ही दिया था। चक्रीय यानी तृतीय प्रकार का परिवर्तन जो होता है वही चक्रीय सिद्धांत होता है। किंतु आज चक्रीय परिवर्तन की बात स्वीकार नहीं की जाती, यह बात भी आपको ध्यान रखना होगा। इसका कारण यह है कि चक्रीय परिवर्तन का तात्पर्य हम जहाँ से प्रारंभ होते हैं घूम फिर करके फिर वहीं पर हम लौट आते हैं, किंतु वास्तविकता यह होती है कि पुनः हम उस स्थिति में कभी नहीं लौटते हैं, उसमें संशोधन अवश्य हो जाता है। हो सकता है कि जनवरी के महीने में आपकी ठंडी 2022 मतलब कि 2020 में जैसी आई थी, हो सकता है 2021 की ठंडी जनवरी की वैसी ना हो, परिस्थितियों में चेंज हो सकता है आपके, ठीक, मौसम में परिवर्तन अवश्य होगा। तो ऐसा नहीं कि जो 2018 में आपकी बरसात हुई थी वही 2022 में भी बरखा हो, वही वैसी बरसात हो, या इसी प्रकार से तमाम सारे मुद्दे आप समझ सकते हैं। तो ये प्रकार से ये सिद्धांत, और भी कुछ सिद्धांत भी दिए गए चक्रीय परिवर्तन के, उन सिद्धांतों के बारे में भी आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको भी आप बता सकते हैं बड़े आसानी से कि चक्रीय परिवर्तन के आखिरकार कौन कौन से सिद्धांत हैं। ओके, सारी बातें आपके समझ में आ रही हैं, सारे मुद्दे आपके जो है समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करके हमको बता सकते हैं आप सभी लोगों के, वीडियो को लाइक करके आप हमको बता सकते हैं। सारे मुद्दे क्लियर हो रहे हैं। चलिए भैया आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, अगले मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने है कौन सा प्रश्न? नियंत्रण के कारण व्यक्ति मानव है। नियंत्रण के कारण क्या होता है? व्यक्ति मानव है, विश्लेषण कीजिए। अगला ये प्रश्न है, आप विश्लेषण करने के लिए आ गए, मतलब एनालिसिस कीजिए कि आखिरकार जो है नियंत्रण के कारण व्यक्ति मानव होता है। एक सामाजिक नियंत्रण आपने पढ़ा होगा, सामाजिक नियंत्रण यानी सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल का सीधा सा मतलब यही होता है कि अगर किसी मानव को एक प्रकार से सामाजिक नियमों को ना बताया जाए कि समाज के कौन कौन से नियम हैं, समाज के कौन कौन से मानदंड हैं, समाज के कौन कौन से एक प्रकार से जो है सीमाएँ हैं कि आप ये करेंगे या नहीं करेंगे, तो अगर आप समाज के नियमों का पालन नहीं करते, समाज में आपका कंट्रोल नहीं है, तो एक प्रकार से आप एक पशुवत भांति हो जाते हैं। और आपका अगर समाज के नियमों को आप भली भांति से नहीं समझते तो आपका समाजीकरण सही तरीके से नहीं हो पाता। और ध्यान रखें, जब किसी व्यक्ति का समाजीकरण नहीं होता, किसी मनुष्य का समाजीकरण नहीं हो पाता, तो वह व्यक्ति एक प्रकार से मनुष्य कहलाने यानी योग्य नहीं होता, वह पशुवत हो जाता है। यह बात कहीं ना कहीं पे जो है पूर्ण रूप से सत्य तो नहीं उतरती, लेकिन हाँ कुछ हद तक यह बातें पूर्ण सत्य है कि जो मानव होता, मतलब कि नियंत्रण के कारण से क्या होता है, व्यक्ति मानव बनता है। तो व्यक्ति पैदा होता है, लेकिन उसमें एक प्रकार से मानवीय गुणों का विकास तभी होता है जब वह क्या करता है, उस पर समाज के व्यक्तियों का नियंत्रण होता है, समाज के मापदंडों, सामाजिक नियमों का एक प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो एक प्रकार से क्या होता है, व्यक्ति तभी मानव बनता है जब वह सामाजिक नियंत्रण में रहे। ठीक, यह बात आप लिख सकते हैं। अतः यह सिद्ध है, इसका विश्लेषण हो चुका कि मानव तभी व्यक्ति बन सकता है, या व्यक्ति तभी मानव बन सकता है जब वह सामाजिक नियंत्रण में रहे, अपने परिवार के कहे सुने में रहे, या सामाजिक नियंत्रण में रहे, समाज के लोगों के द्वारा जो तमाम सारी समाज की संस्थाएं हैं उनके मापदंडों, उनके नियमावलियाँ, शब्दावली, तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं उनका एक प्रकार से पालन करे। ठीक, आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो मैन इज़ अ ह्यूमन बिकॉज कंट्रोल एनालाइज कीजिए, इसको पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका 10वां नंबर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण को स्पष्ट कीजिए। प्रत्यक्ष नियंत्रण क्या होता है? प्रत्यक्ष नियंत्रण क्या होता है? ऐसा नियंत्रण जो प्रत्यक्ष रूप से आपको प्रभावित करे, जैसे आपका परिवार जो हो गया आप पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करता है। लेकिन हो सकता है जो विचार हैं, किसी के कोई विचार हो गया, जैसे मान लेते हैं महात्मा गांधी के विचारों को आपने देखा, तो एक प्रकार से वो आंतरिक रूप से आपको अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, और उनके विचारों को देखते हुए आप समाज में तमाम प्रकार के कंट्रोल आप स्वतः आपके अंदर आता है अप्रत्यक्ष रूप से, या किसी को देखा करने के लिए तो अप्रत्यक्ष रूप से, या एक प्रकार तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक जो है नियंत्रण हो सकता है। सामाजिक नियंत्रण के बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो उसके लिए जल्द ही आपके सामने हम वीडियो प्रस्तुत करेंगे कि सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार से हम कर सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण के बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण से किसी भी समाज में हम नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। और सामाजिक नियंत्रण क्या होता है? अकबर नवनिमकाब ने कहा था कि दबाव का वह प्रतिमान जिसे समाज के द्वारा व्यवस्था बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, वही क्या कहलाता है? सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। सामाजिक नियंत्रण में परिवार की एक प्रकार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार चूँकि क्या होता है, समाज की सबसे छोटी इकाई होती है, इसलिए परिवार ही एक प्रकार से क्या करता है, सामाजिक नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वही जनमत एक प्रकार से या भी सामाजिक नियंत्रण में महत्व होता है जनमत का। शिक्षण संस्थाओं की बहुत अधिक मात्रा में भूमिका होती है।
है, प्रेस की, समाचार पत्र की भूमिका होती है, और धर्म का भी एक प्रकार से योगदान होता है, क्रीड़ा समूह का भी एक प्रकार, तमाम सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण से क्या होता है, समाज में किसी व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित होता है। ठीक, तो कुछ तो प्रत्यक्ष रूप से उसमें जो है एक प्रकार से रोकते हैं कि हाँ ये ना करो, सीधे आकर के बोला कि ये नहीं करना तुमको, तो सामाजिक नियम जो है सीधे बताते हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी है। लेकिन हो सकता है कि आपके आंतरिक रूप से कुछ ऐसे मन में बच्चे विचार उत्पन्न हो जिसके कारण से आपको ही पता चल जाए कि इसको नहीं करना है, या सामाजिक नियंत्रण में एक प्रकार सामाजिक जो है एक प्रकार से अहर्ता के खिलाफ है, सामाजिक जो नियम है उसके खिलाफ है, तो ऐसे में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर ये सारी बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई। अब आपको 4 इकाई मिलेंगी, 4 इकाई मिलेंगी। इन 4 इकाइयों में से आपको एक मतलब 4 इकाइयों में से केवल 3 इकाई करनी है, और 3 में जैसे कि पहली इकाई में दिया है प्रश्न कि ये प्रश्न दिया है, और नीचे अथवा करके ये दिया है, अथवा करके ये, तो चाहे ये करेंगे चाहे ये करेंगे, केवल 3 इकाई में से, मतलब अब आपको केवल और केवल 3 ही प्रश्न करने हैं। ठीक, आप देखेंगे प्रथम इकाई से तो सारे के सारे प्रश्नों को जो हमने बताया 10 के 10 को, वह सभी आपको पता होगा, और आप जो है अगर आपने हमारे चैनल पर पढ़ा है, देखा है, तो आपको शायद सारी बातें क्लियर हो, सारी बातें आपको पता होंगी पहले से ही। ठीक, चलिए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। जो है यह प्रश्न आपके सामने, भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द मेन केसेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। अगर यह प्रश्न नहीं पता तो अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया गया, भारतीय नवयुवकों में मादक द्रव्य व्यसन की समस्या का उल्लेख कीजिए। भैया भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण में आप तमाम प्रकार के कारण बता सकते हैं। जैसे कि बात की जाए निर्धनता के कारण में, निर्धनता सबसे पहले आप लिखेंगे कि निर्धनता, भारत में निर्धनता के कारणों से पहले आप क्या लिखेंगे, निर्धनता हेडिंग डालेंगे, निर्धनता लिखेंगे कि निर्धनता चूँकि एक सामाजिक एवं आर्थिक समस्या है, विश्व के सम्मुख निर्धन की मतलब कि विश्व के सम्मुख निर्धनता की समस्या एक सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक चुनौती है। निर्धनता एक सर्वव्यापी समस्या होती है और इसकी उत्पत्ति और स्वरूप बड़ा ही जटिल है। अब आप इसके बाद में लिखेंगे कि बीबर के अनुसार निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर संबंधी दक्षता बनी रहती है। या आप लिखेंगे गोडार्ड के अनुसार निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की दशा होती है जिनकी एक व्यक्ति को अपने तथा अपने पर आश्रित जो हैं उनके स्वास्थ्य एवं शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं। या अगर आप और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर इन दोनों का नहीं याद है तो गिलिन और गिलिन की लिख दीजिएगा कि निर्धनता वह दशा होती है जिसमें एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय अथवा मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण से अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता कि उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता बनी रह सके, और उसको तथा मतलब कि उसको अपना सारी चीज़ें करने के लिए और जो उस पर आश्रित हैं उनको अपने समाज के स्तरों के अनुसार एक प्रकार से शारीरिक जो और एक प्रकार से उसको सही तरीके शारीरिक मानसिक सही तरीके से ढंग से रख सके, ऐसा कार्य करने के लिए योग्य बना सके, तो आप ऐसा गिलिन और गिलिन के अनुसार बता सकते हैं। और आप बताएंगे भारत में निर्धनता की स्थिति को भी बता दीजिएगा थोड़ा सा, अगर बताने का मूड है तो। अगर नहीं पता तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं, आप इसमें आप निर्धनता के कारण को बता सकते हैं कि भारत में निर्धनता के कारण हेडिंग डालेंगे। इससे संबंधित प्रॉपरली वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसको देख लीजिएगा। वहीं मैं आपको बता दूं थोड़ा थोड़ा, भारत में निर्धनता के कई कारण हैं, जैसे कि आर्थिक कारण हो गया, जैसे कि आपका सामाजिक कारण हो गया, जैसे कि आपकी बात की जाए जो है राजनीतिक कारण होगा, जैसे कि आपका व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है, जैसे कि और तमाम सारे अन्य कारण हो सकते हैं। अब आर्थिक कारण में भी आप तमाम सारे कारण आप लिखेंगे, जैसे पिछड़ी कृषि अवस्था भी एक प्रकार से भारत में निर्धनता का कारण है, वही जमींदारी प्रथा भी जो है निर्धनता का कारण है, वही प्राकृतिक प्रकोप भी निर्धनता का कारण है, वही बात की जाए प्राकृतिक मतलब कि साधनों का अपूर्ण रूप से दोहन हो पाता है भारत में, यह भी निर्धनता का कारण है। साहूकारी प्रथा हो गई, या इसी प्रकार से बेकारी, औद्योगिकरण एवं पूंजीवाद की समस्या, पूंजी का अभाव यहाँ पर है, अकुशल श्रमिक भी यहाँ पर हैं, यातायात और संचार के साधनों में भी कमी है। तो एक प्रकार से तमाम सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से निर्धनता को बल मिलता है, ये सब आर्थिक रूप से कारण है। दूसरा कारण आपका सामाजिक कारण में आप बता सकते हैं, संयुक्त परिवार व्यवस्था हो गई, आपकी जाति प्रथा हो गई, और कौन सी हो गई आपकी अज्ञानता एवं अशिक्षा हो गई, और क्या हो गई सामाजिक कुप्रथाएं हो गई, और क्या हो गई आपकी गंदी बस्तियां हो गई, ये सब सामाजिक कारक है। निम्न स्वास्थ्य हो गए, सभी के सभी क्या हैं सामाजिक कारक होते हैं जो कि निर्धनता को बढ़ावा देती हैं। वही राजनीतिक कारण में क्या होगा, अंग्रेजी राज हो गया, यह भी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा निर्धनता का कारण है। युद्ध और सांप्रदायिक हिंसा के कारण से क्या होता है, इससे भी तमाम प्रकार के जो है निर्धन लोग बचे, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें, या फिर भारत का जो 1962 में युद्ध हुआ था चीन से, या एक प्रकार से 1965 में और 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था समय समय पर। तो इससे भी क्या होता है, जो सरकार को अपने देश की जनता के हित में खर्च करना होता है वह लड़ाई में खर्च कर देती है, तो ऐसे में भी एक प्रकार से क्या होता है भारत में निर्धनता बढ़ती है।
जनसंख्यात्मक कारक होते हैं, नरम राज्य, ठीक है। इसी प्रकार तमाम सारे कारक और बोल सकते हैं आप, ठीक। व्यक्तिगत कारक में आप बता सकते हैं आलस्य और निष्क्रियता। भारत के व्यक्ति आलसी बहुत होते हैं, ठीक। और कहा गया है वेदों पुराणों में भी कि अलसस्य कुतो विद्या आविद्यस्य कुतो धनम, जो है अलसस्य कुतो विद्या आविद्यस्य कुतो धनम आधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम, यहाँ भी बातें बताई गई हैं। तो और उसके बाद में जो है बीमारी और मानसिक रोग भी यहाँ पर अधिक मात्रा में आप देखने को पाएंगे। दुर्घटना और एक प्रकार से दुर्व्यसन, तमाम प्रकार कीजिए, तमाम प्रकार के कारण है जिससे कारण से क्या होता है, जो है व्यक्तिगत कारण खुद होते हैं कि व्यक्ति स्वयं के कारण से ही गरीब होता है, निष्क्रिय होता है, काम नहीं करना चाहता है और लोगों के पास जाना नहीं चाहता है, अपने आप को एक प्रकार से महाराजा जो है एक प्रकार समझने लगता है। तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जिसके कारण से निर्धन बना रहता है, ठीक। वहीं अन्य कारण भी तमाम सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि जमींदारी प्रथा की संपत्ति हो गई, सीलिंग भूमि सुधार हो गया, न्यूनतम मजदूरी दर हो गई, अधिकतम ब्याज की सीमा हो गई। ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो कि एक प्रकार से अन्य कारण है जो है समाज में, भारतीय समाज में निर्धनता के कारण को लेकर के। वही मादक द्रव्य व्यसन को लेकर के तमाम सारी चीज़ें, इसके संबंधित वीडियो हमने प्रॉपर्ली बना दी है मादक द्रव्य व्यसन को लेकर के। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। पूछा गया है मादक द्रव्य व्यसन की समस्या का उल्लेख कीजिए। समस्या तो बड़ी जटिल है मादक द्रव्य व्यसन की। मादक द्रव्य व्यसन की समस्या तो बड़ी जटिल है। इंडिया की बात की जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने इसकी परिभाषा दी है मादक द्रव्य सेवन की, कि मादक द्रव्य व्यसन कम या अधिक समय के लिए उन्माद की वह दशा होती है जो किसी नशीले पदार्थ के लगातार उपयोग से उत्पन्न होती है तथा व्यक्ति और समाज दोनों के जीवन को क्या करती है, विघटित करती है। ममोरिया की बात की जाए तो उन्होंने भी बताया जो है मादक द्रव्य व्यसन की परिभाषा को लेकर के, कहा कि मादक द्रव्य व्यसन देसी अथवा रासायनिक पदार्थों से बनी उन मादक वस्तुओं के सेवन पर होने वाली निर्भरता होती है जो एक आदत के रूप में व्यक्ति के जीवन को क्या करती है, प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे दोस्तों आप बड़ी ही आसानी से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मादक द्रव्यों के सेवन के बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारे लोग जो है सुखों की प्राप्ति के लिए इसका सेवन करते हैं। बहुत सारे लोग जीवन में निराशाएं उनकी हो जाती है इसलिए इसका पान करते हैं। बहुत सारे लोगों की संगति ही ऐसी हो जाती है, दोषपूर्ण संगति, ताकि वह एक प्रकार से इसका सेवन करते हैं। असमान व्यक्तित्व होता है बहुत सारे लोगों का, इससे वह इसका सेवन करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है इसके कारण से वह खाना प्रारंभ करते हैं। पारिवारिक परेशानी हो जाए या प्रेम में असफलता मिले उनको, मतलब कि ब्रेकअप वगैरह हो जाए तो फिर जो है नशा करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक। बगाड़ी और लेमन फ्लेवर तमाम लेने लगते हैं। और वहीं आगे बात की जाए, प्रियजनों के द्वारा तिरस्कार किया जाए उनका, कोई प्रियजन उनका है, मतलब वही कोई जिससे वो चाहते हैं, किसी से मोहब्बत इसके करते हैं, अगर उससे एक प्रकार तिरस्कार किया जाए, उसको कोई भी हो जिससे वह प्यार मोहब्बत करते हैं, तो उससे भी वो दारू वगैरह पीना प्रारंभ कर देते हैं। आपने मूवी देखा होगा कबीर सिंह, कबीर सिंह मूवी देखी आपने? देखो कबीर सिंह मूवी, आपको पता चल जाएगा मादक द्रव्य व्यसन के कारण कौन कौन से कारण होते हैं मादक द्रव्य व्यसन के, ठीक। उसको देखेंगे एक बार। तो असमान व्यक्तित्व होता है बहुत सारे लोगों का, ठीक। और इसी प्रकार से तमाम सारी चीज़ें, प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती, कभी कभी क्या होता है लोग जुए में हार जाते हैं और जब जुए में हारते तभी नशा प्रारंभ कर देते हैं। प्राकृतिक संकट हो जाए, तमाम प्रकार की चीज़ें और होती हैं। मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, नैतिक मूल्यों में ह्रास हो गया, आपराधिक तत्वों के स्वार्थ हो गए, एकाकीपन हो गया, अकेलापन, अज्ञानता है, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। तमाम प्रकार की दुष्परिणाम भी समस्या की बताइए। अगर भारत की बात की जाए तो शराब की असामान्य एवं बुरी आदत ही क्या है, मद्यपान है। मद्यपान एक व्यवहारिक अवस्था है, मार्क कैलर ने कहा। और इसी प्रकार से फेयर चाइल्ड ने कहा कि शराब की असामान्य एवं बुरी आदत ही क्या होता है, मद्यपान होता है। इस प्रकार से मद्यपान के बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। मद्यपान करने से क्या होता है, व्यक्तिक विघटन होता है। व्यक्तिक विघटन का मतलब होता है व्यक्ति का हानि हो जाता है, व्यक्ति का एक प्रकार से शारीरिक मानसिक संतुलन सभी बेकार हो जाता है। और साथ ही साथ अपराधों में वृद्धि होती है। तो एक प्रकार से क्या होता है, अपराधों में वृद्धि होती है किस कारण से, नशा करने से, यानी कि मद्यपान करने से। अनैतिकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। बीमारियों में भी वृद्धि होती है मद्यपान करने से। और तमाम प्रकार के और भी कारण होते हैं, जैसे कि नशे की हालत में जो होता है व्यक्ति अपने व्यवसाय के कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर पाता तथा कभी कभी अपने पेशे को भी छोड़ देता है वह। और इसी प्रकार से कि जो व्यक्ति अत्यधिक शराब पीते हैं या नशा करते हैं, कभी कभी उनके वैवाहिक संबंध भी टूट जाते हैं और उनका व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन भी दुखमय हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, मद्यपान या नशाखोरी का चाहे जो भी कारण हो, इससे व्यक्ति निर्धन ही हो जाता है। चाहे जो मतलब एक प्रकार से अगर वह नशा करने लगा तो वह निर्धन मतलब गरीब हो जाएगा, गरीबी की समस्या अर्थात जो निर्धनता की समस्या वह बढ़ जाएगी। जुआ, हत्या, वेश्यागमन, जालसाजी और भ्रष्टाचार आदि तमाम प्रकार के अगर जो अपराध होते हैं ये सभी नशा के कारण ही किए जाते हैं, नशा करके ही किए जाते हैं। और तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मद्यपान के कारण होती हैं। मद्यपान को कैसे ख़त्म किया जा सकता है,
ऐसे मद्यपान की जाए, बात की जाए मादक द्रव्य व्यसन को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तो शराबियों को सामाजिक सुरक्षा जो है कि प्रदान की जाए, शराबियों को आर्थिक सुरक्षा मतलब कि आर्थिक दशा सुधारी जाए, उनकी बेकारी की समस्या को हल किया जाए, और स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाए। वहीं बात की जाए लोगों को पर्याप्त मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध करवाए जाएँ, और इसी प्रकार से तमाम शराब पीने वालों की वाहन चलाने के लिए लाइसेंस ना दिया जाए, जो शराब पिए उनको लाइसेंस वही ना मिले। ठीक, या इसी प्रकार से नशा निषेध विभाग में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए जो स्वयं नशा ना करते हों। ऐसा नहीं कि बगल में वो बीड़ी पी रहे हों, बगल में पहुँचेगा, नशा नहीं करना है और बीड़ी बगल से पी रहे हैं कि गोल्ड फ्लेक का जो है धुआं निकाल रहे हैं मुख से, तो ऐसे में उनको जो है नौकरी पर नहीं रखना है। तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, उनको हमने आपके सामने रख ही दिया। समस्या क्या हो जाती है मादक द्रव्य व्यसन से, तमाम प्रकार की हमने समस्याओं को आपसे बताया नहीं कि हाँ ये चीज़ें हो जाती हैं उससे। जैसे ये क्या होता है, अपराधों में वृद्धि होती है, व्यक्ति विघटन होता है, अनैतिकता में वृद्धि होती है, बीमारियों में कमी होती है, मतलब बीमारियों में वृद्धि होती है, तमाम प्रकार की चीज़ें। तो आप ये आसानी से बता सकते थे, हमने इसको समझाया भी है अपने जो है वीडियो लेक्चर में। ठीक, देख लीजिएगा उसको। अगला प्रश्न आपके सामने है, यानी कि डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग मतलब कि ड्रग मतलब एडिक्शन एमंग द इंडियन यूथ। भारतीय, जो हमने अभी हिंदी में बताया आपको, इसी का मतलब अंग्रेजी में ये था। इकाई 2 पहुँचते हैं अब आप। इकाई 2 में देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक मूल्यों के संकट की विवेचना कीजिए। सामाजिक मूल्यों के संकट की तमाम सारी विवेचना है। सामाजिक मूल्य जो हैं आज देखते हैं आप घट रहे हैं सामाजिक मूल्य। अब इसको अगर विस्तार से समझाना चाहें बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सामाजिक मूल्य आप पहले से आप बता सकते सामाजिक मूल्य कैसे घट रहे हैं। पहले लोग पहनावा बढ़ावा में कमी, वेशभूषा में एक प्रकार से परिवर्तन देखेंगे। पहले वेशभूषा कैसी होती, धोती कुर्ता गमछा हिंदू लोग रखते थे। मुस्लिम लोग जो है एक प्रकार से क्या पैंट वगैरह नहीं वो बोलते, क्या पैजामा और कुर्ता टोपी रखते थे। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे सभी लोग क्या कोट पैंट पहन रहे हैं, पैंट शर्ट पहन रहे हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें पहन रहे हैं ना। आप देखते होंगे टाई वगैरह लगा करके, हम भी कभी कभी पढ़ाते हैं टाई वाई लगा के। तो कहीं ना कहीं पे ये क्या हो रहा है, ये एक प्रकार सांस्कृतिक मूल्यों में कमी आ रही है। जो पहले लोग करते थे क्या आज वही करते हैं, तो ये धार्मिक चीज़ों में भी कमी आई है, परिवर्तन हुआ है, सांस्कृतिक चीज़ों में भी परिवर्तन हुआ है, आर्थिक चीज़ों में परिवर्तन हुआ, सभी चीज़ों में परिवर्तन हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर पूछा गया सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक मूल्यों के संकट की विवेचना कीजिए। सामाजिक मूल्यों में बहुत संकट है। समाज में पहले देखते थे कि समाज के नियम जो होते थे समाज के लोगों पर लागू होते थे, और समाज के लोग जो होते थे सामाजिक नियमों को पालन करते थे, और मतलब लागू भी करते थे। एक संगठन होता था और सामाजिक नियमों को चलाता था। पंच परमेश्वर होते थे। आप मुनरी गोधन की कथा पढ़ा होगा बचपन में, कि मुनरी गोधन वगैरह आपने पढ़ा होगा, पंचलाइट कहानी है, उसको आपने शायद पढ़ा हो। उसमें विस्तार से तमाम सारी चीज़ें, तो उसमें सामाजिक नियम कुछ अलग होते हैं। अब जो सामाजिक चीज़ें, सामाजिक नियम होते थे, सामाजिक मानदंड होते थे, उन पर संकट क्यों मंडरा रहा है, क्योंकि अब देखेंगे औपचारिक साधन के रूप में आपके सामने जो है कानून आ गया, कानून बना, संविधान बना। आप संविधान के अलग से नियम होने लगे, अब संविधान के नियम का जो है सामाजिक नियमों पर हावी होने लगे। इस प्रकार से सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में जो कानूनी रूप से जो है चीज़ें लागू होती वही होती हैं, और उसी पर लोग विश्वास करते हैं। कानून पर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, सामाजिक नियमों पर कम विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार तमाम सारे संकट उत्पन्न हो गए। ठीक, इसको आप देख सकते थे यहाँ पर। डिस्कस द क्राइसिस ऑफ सोशल वैल्यूज़ इन सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव। ओके, और करके दिया है। अगर यहाँ प्रश्न नहीं करने में इच्छुक है, दूसरा कर सकते थे बड़ी आसानी से। दूसरा क्या दिया हुआ है, अथवा भारत में तलाक की प्रकृति एवं कारणों की विवेचना कीजिए, यानी एक्सप्लेन द नेचर एंड केसेस ऑफ डिवोर्स इन इंडिया। ओके, अगर ना भारत में जो तलाक मतलब क्या होता है, विवाह विच्छेद। भैया विवाह विच्छेद वाली वीडियो जा करके देख लो, हमने विस्तार से तलाक के बारे में आपको बताया कि तलाक क्यों होता है, विवाह विच्छेद के कारण। विवाह विच्छेद को हमने विस्तार समझा था कि विवाह विच्छेद आखिरकार तलाक क्यों होते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में शादी होने के बाद में तलाक जैसी समस्या भारत में क्यों आती है। फटाफट से एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करें, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। विवाह विच्छेद जो होता है उसकी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। आपसे यही पूछा गया कि भारत में तलाक की प्रकृति यानी नेचर कैसा, और कारकों की मतलब कि किस कारण से उसमें वृद्धि होती है, फिर किस कारण से तलाक होता है उसको बताइए। सबसे पहले बता दूं कि विवाह विच्छेद का अर्थ पति और पत्नी के वैवाहिक जीवन का सामाजिक और विधिक रूप से टूट जाना होता है या विघटन हो जाना होता है। भारतीय समाज की बात की जाए तो विवाह एक अटूट बंधन माना जाता था और इसे जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता था। इसे तोड़ना धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से एक भारी अपराध माना जाता था। पहले सामाजिक मानदंड के हिसाब से स्त्री के लिए पति परमेश्वर होता था, और चाहे जैसा भी हो पति। हिंदू स्त्री के सामने पतिव्रत धर्म को सर्वोच्च आदर्श के रूप में रखा जाता है और रखा गया भी। पति चाहे कितना भी क्रूर हो, दुष्चरित्र हो और गुणी क्यों ना हो, लेकिन उसको पति परमेश्वर की श्रेणी में देखा जाता था अभी तक।
लेकिन हुआ क्या, 1900 बात की जाए 55 और 1954 ईस्वी के आसपास बहुत सारे नियम कानून आए, मतलब विशेष विवाह अधिनियम आया और हिंदू विवाह अधिनियम आया। उसके तहत हिंदू के मैरिज में भी एक प्रकार से, उसमें भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत क्या किया गया, उसमें विवाह विच्छेद की अगर कोई स्त्री चाहती है कि वह अपने पति से जो है एक प्रकार से सही तरीके से सेटिस्फाई नहीं है तो वह तलाक दे सकती है। इसके लिए तमाम प्रकार की प्रक्रियाएँ होती हैं। इस प्रक्रियाओं को हमने उस चैप्टर के अंदर का समझाया था। हालांकि आपको यहाँ पर बताएंगे कि आखिरकार जैसे कि जो है अगर बात की जाए विवाह विच्छेद की, तो विवाह विच्छेद को मान्यता दी गई है। विवाह विच्छेद के औचित्य को निम्न आधारों से हम समझ सकते हैं, जैसे कि समानता के सिद्धांत के आधार पर आज स्त्री और पुरुष दोनों को समानता का अधिकार प्राप्त है। जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में समानता के अधिकार मिलते हैं सभी को। जब व्यवहारिक रूप से पुरुषों को विवाह विच्छेद का अधिकार है, तब स्त्रियों को भी पुरुषों को दोषपूर्ण होने पर उन्हें विवाह विच्छेद का अधिकार मिलना नैतिक रूप से उचित ही है, तो इसलिए दिया गया। वहीं बात की जाए क्यों दिया गया, वहीं अगला बात की जाए कि विवाह विच्छेद के अधिकार प्राप्त होने के बाद स्त्रियों की स्थिति में भी सुधार देखा गया है और उनके परिवार एक प्रकार से परंपरागत मनोवृत्ति को बदलते हुए सम्मान भी प्राप्त हुआ है। पारिवारिक संगठन की दृष्टि से विवाह विच्छेद का अधिकार देना जो है आवश्यक हो गया। इस प्रकार से तमाम प्रकार की चीज़ें हैं कि लोग एक होता था कि पुरुष प्रधान में पुरुषों को अधिक मात्रा में तमाम प्रकार की चीज़ें दे दी जाती थी और स्त्रियों को नहीं मिलता था, तो ऐसे में किया गया सारी चीज़ें। वैसे विवाह वृद्धि के कारण क्या है, विवाह विच्छेद के जो है क्यों ऐसे क्यों कारण है, कौन कौन से तलाक जो होते हैं इसके कौन कौन से कारण हैं। विवाह विच्छेद को कानूनी स्वीकृति मिल गई। विवाह विच्छेद को जो है स्वीकृति मिल गई कब, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पारित होने के बाद में स्त्री को भी प्राप्त हो गया कि वह समाज के मतलब कि प्रकार से कानूनी रूप से विवाह में विच्छेद कर सकती है, मतलब कि तलाक दे सकती है। वहीं सांस्कृतिक सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन हुआ। प्राचीन मान्यताओं के कम होने जाने पर क्या हुई, नई नई सोच आई, नए नए लोग पढ़ने लगे, ऐसे में इससे भी तलाक को बढ़ावा मिला। वहीं सामाजिक संरचना में बदलाव हुआ, इसके कारण से भी तलाक बढ़ा। ठीक वहीं यौन संबंधों की असंतुष्टि, मतलब विवाह के बाद यदि पति पत्नी को यौन संतुष्टि ना मिले तो यह विवाह विच्छेद का सबसे बड़ा कारण आजकल माना जाता है। तो एक प्रकार से यह भी एक कारण है। विवाह के आधार के में परिवर्तन भी, जैसे कि पहले विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था, एक संस्कार माना था विवाह, आज एक सामयिक समझौता मात्र रह गया है। इसे इच्छानुसार कभी भी समाप्त कर सकते हैं। ठीक, नगरीकरण से भी एक प्रकार से क्या हुआ है, जो है नगरीकरण क्या हुआ, तो नगरों में स्त्री परिस्थिति और भूमिकाओं में अनेक परिवर्तन आए। नगर की स्त्रियां आत्मनिर्भर हुईं, जिससे वह अपने हित के निर्णयों को स्वयं लेने लगी। अब वह पुरुषों पर की परजीवी बन करके नहीं रहने लगी, अब वह स्वतः निर्भर है और इस प्रकार से इससे भी तलाक में वृद्धि हुई। ज़्यादा जो है इधर उधर का झगड़ा हुआ तो उन कहेंगे अब चलो तलाक। ठीक, तो इस प्रकार से तमाम सारी चीज़ें होंगी। व्यभिचारिता, यदि पुरुष या स्त्री अपने जीवन साथी के अलावा भी अन्य व्यक्तियों से अगर संबंध बनाता है बाद में या संबंध रखते हैं तो यह भी विवाह विच्छेद का एक मुख्य कारण इस समय बन रहा है। शिक्षा व समानता संबंधी अधिकार हो गए। तमाम प्रकार के लोग शिक्षित होने लगे तो अपने अधिकारों को जानने लगे, जब अपने अधिकार जानने लगे तो तमाम प्रकार की चीज़ें करने लगे। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ, इसके कारण से भी तलाक में वृद्धि हुई। वहीं संचार के साधन में भी वृद्धि हुई, इसके कारण से भी हुआ। मनोरंजन के साधन में भी एक प्रकार से क्या हुआ, मनोरंजन के साधन में भी एक प्रकार से वृद्धि हुई। जैसे कि तमाम प्रकार की चीज़ें देखेंगे, कामुकता भड़काने वाले सिनेमा आप देखेंगे और केबल जो है टीवी आदि ने विवाह की पवित्रता को भंग कर दिया है। आज विभिन्न धारावाहिकों के कथानक विवाह विच्छेद को सामाजिक मान्यता प्रदान करते हुए बड़ी सामान्य सी घटना के रूप में प्रदर्शित किए हैं। आप देखते होंगे सीरियल्स वगैरह घर में, आप अगर घर में रहे होंगे तो जो है आपके घर में कोई होगा तो सीरियल्स वगैरह हमेशा चलते रहते होंगे। बात की जाए हमारे घर में भी, तो हमारे घर में भी हमेशा टीवी पर सीरियल ही चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे वहाँ पर जो सीरियल्स वगैरह में बहुत सारी पारिवारिक चीज़ें दिखाई जाती हैं, उसमें विवाह विच्छेद वगैरह को एक देखेंगे कि एक ही स्त्री है, वह एक प्रकार से कभी उनसे तलाक लेती है, उससे शादी कर दी जा करके, फिर उनसे भी तलाक लेती है, उनसे शादी करती है। एक पुरुष जो होता है उनसे उनकी एक पत्नी होती है, फिर वो एक प्रकार से दोनों में अनबन हुई, तलाक दिया, दूसरे से शादी कर ली। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दोनों लोगों में एक प्रकार से यह लोग देखते हैं और जब देखते हैं तो आखिरकार कुछ ना कुछ उनमें उनके अंदर मानसिकता ऐसी बनेगी ज़रूर। तो कहीं ना कहीं पे जो चलचित्र होते हैं दूरदर्शन वगैरह, फिर जो भी हमको सीरियल से धारावाहिक दिखाए जाते हैं, उनमें जो धारावाहिक में जो चीज़ें बताई जाएंगी आपको, उसी के अनुरूप आपका भी मन परिवर्तित होगा और आप वह भी करने के लिए तत्पर होंगे। तो कहीं ना कहीं पे अगर मान लेते हैं आपकी जीवन में ऐसी भी घटनाएं आती हैं तो आप धारावाहिक देखे थे ऐसा ऐसा प्रोसेस है तो आप उसी प्रकार से कर लेंगे। तो यह भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण फैक्टर है विवाह विच्छेद का, तलाक का। ठीक, या फिर व्यक्तिगत संबंधी कोई दोष हो, इसके कारण से मान लेते कोई क्या हो, चरित्रहीन हो, कोई मदिरापान करता हो, मानसिक दोष हो, किसी प्रकार का शारीरिक दोष हो, तो ऐसे में क्या होता है दोनों लोग तलाक दे लेते हैं या फिर विवाह विच्छेद की समस्या बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते थे, बड़े आसानी से आपको नंबर मिल जाते, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अगला आपके सामने प्रश्न है इकाई 3 तृतीय, मतलब तृतीय इकाई। इसको देखिए आप सभी लोग।
सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकीय कारक की विवेचना कीजिए। इससे संबंधित यानी डिस्कस द टेक्निकल फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, इसको देख लीजिएगा जाकर के। मैंने चैप्टर्स की संबंधित वीडियो आपकी अपलोड कर दी है, उसको देख लीजिएगा। प्रौद्योगिकीय कारक के संबंधित आपके सामने चैप्टर उपलब्ध हैं कि भाई जो समाज में परिवर्तन होता है उसका प्रौद्योगिकी कारक क्या है, विस्तार से हमने उसको समझाया, उसको जाकर के देख लीजिएगा। प्रौद्योगिकी कारक क्या होता है, उसमें हमने आपको बताया था कि सूचना प्रौद्योगिकी या प्रौद्योगिकी कारक से समाज में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, उसको हमने आपको समझा दिया था। ठीक, उसको देख लीजिएगा। हमने बताया था कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो क्रांति पिछले 20 वर्षों में तेजी के साथ दुनिया में आई और उसके माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए हैं उनमें उतने परिवर्तन 5000 वर्षों के इतिहास में नहीं हुए थे। सामान्य भाषा में सूचना का तात्पर्य किसी शब्द, संख्या, चित्र या फिर इन सभी के बारे में जानकारी देना होता है। इस प्रकार सूचनाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी वगैरह जो होती सूचनाएं प्रदान करती है, उसके माध्यम से क्या होता है, हमारे समाज में परिवर्तन होता है। प्रौद्योगिकी की बात की जाए तो प्रौद्योगिकी उपकरण या प्रविधि या तकनीकी परस्पर संबंधित अवधारणाएं होती हैं। प्रौद्योगिकी का तात्पर्य होता है कि ऐसे नवीन ज्ञान से है कि जिसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। प्रोफेसर शरण महोदय कहते हैं कि किसी विशेष उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उच्च श्रेणी के साधनों की व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रोफेसर लेपियर महोदय कहते हैं कि प्रौद्योगिकी का तात्पर्य उन सभी तरीकों, ज्ञान की शाखाओं और कुशलताओं से होता है जिनके द्वारा मनुष्य अपनी भौतिक और जैविकीय दशाओं पर नियंत्रण रखता है और उन्हें अपने उपयोग में लाता है। इस प्रकार से तमाम सारे लोग बताते हैं, इसके द्वारा बहुत सारे समाज में परिवर्तन होते हैं। इसको हमने उसमें विस्तार से समझाया, उसको जाकर के देख लीजिएगा वीडियो। अगर अभी आपको यह प्रश्न नहीं करने में सक्षम है तो दूसरा प्रश्न आप कर सकते थे। कौन सा प्रश्न दिया हुआ है, कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। कार्ल मार्क्स के सामाजिक जो परिवर्तन के सिद्धांत है उसकी विवेचना करने के लिए आया था। मार्क्स और वेबलिन के विचार संबंधित हमने आपको बताया था कि मार्क्स और वेबलिन दो व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न नियम दिए थे। उसमें बात की जाए तो मार्क्स जो थे, मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को एक विशेष उद्देश्य के आधार पर प्रस्तुत किया है। यह उद्देश्य क्या है, श्रमिक वर्ग में अपने अधिकारों के प्रति चेतना उत्पन्न करके उन्हें वर्ग रहित समाज की स्थापना करने की प्रेरणा देना। मतलब कोई वर्ग ना हो, ऐसा समाज बने जिसमें कोई वर्ग ना हो, ऐसा कहा किसने, मार्क्स ने। दूसरी ओर वेबलिन व्यक्ति थे एक, और वेबलिन ने अपने लक्ष्य को लेकर के अपने विचार प्रस्तुत नहीं किए। उनका उद्देश्य केवल सामाजिक परिवर्तन लाने में प्रौद्योगिकी के प्रभाव को स्पष्ट करना था। तो यह भी आप बता सकते थे। वहीं बात की जाए मार्क्स की और बातें, अपने सिद्धांत में मार्क्स ने यह भी बताया कि वर्ग संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन के लिए अनिवार्य माना है। क्या, वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष मतलब कि जब भी दो वर्गों के बीच में, दो गुटों के बीच में, दो जातियों के बीच में, दो धर्मों के बीच में जब तक संघर्ष नहीं होगा तब तक समाज में परिवर्तन उतने तरीके से नहीं हो पाएगा जितने तरीके से माना जा सकता है परिवर्तन। यह एक प्रकार से किसने बताया, मार्क्स ने बताया। वेबलिन ने भी बताया। वेबलिन ने क्या बताया कि किसी भी ऐसे विवादपूर्ण दशा का उल्लेख इसमें नहीं किया गया, वेबलिन ने नहीं किया है। वही बात की जाए मार्क्स की, तो मार्क्स और वेबलिन दोनों ने प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तन के प्रभाव को स्वीकार किया है कि हाँ, प्रौद्योगिकी के कारण से समाज में परिवर्तन अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक, वहीं बात की जाए मार्क्स की, तो मार्क्स और वेबलिन जो है एक प्रकार से एक दूसरे से तमाम प्रकार चीज़ें, जैसे मार्क्स का विचार है कि भौतिक शक्तियों के बीच होने वाले द्वंद्व के फलस्वरूप प्रौद्योगिकी से परिवर्तन होता है। दूसरी ओर वेबलिन यह मानते हैं कि प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तन भौतिक दशाओं में परिवर्तन लाकर सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से मार्क्स के सिद्धांत में दर्शन, भौतिक विज्ञान के नियमों, ऐतिहासिक तथ्यों तथा आर्थिक सहसंबंधों का समावेश होता है। इस दृष्टिकोण में मार्क्स के विचारों का सैद्धांतिक आधार अधिक व्यवस्थित प्रतीत होता है। तो मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार हमने आपको बता ही दिया। मार्क्स के सिद्धांत वैज्ञानिक होने के बाद भी एक इसमें बड़ी सीमा तक दार्शनिकता अथवा भविष्य की आदर्श कल्पना से संबंधित है। मतलब कि कोई सारी चीज़ें जो मार्क्स ने बताया, कार्ल मार्क्स ने बताया, हर एक चीज़ें वह अच्छी नहीं थी, लेकिन मतलब कि हर एक चीज़ें वैज्ञानिक नहीं थी, उसमें कुछ कल्पना भी है। मतलब कि उन्होंने कल्पना करी है कुछ चीज़ें, ठीक, इमेजिन किया है और इमेजिन करके बताया है किसने, जो है मार्क्स ने। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो एक प्रकार से आप मार्क्स के विचारों को बता सकते हैं, हमने जो जो आपको बताया, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक्सप्लेन द मैक्सिमम थ्योरी ऑफ सोशल चेंज आपसे पूछा गया था। मार्क्सिज्म मतलब कि मार्क्स के जो थ्योरी है सामाजिक परिवर्तन से संबंधित। ठीक सॉरी, इकाई चतुर्थ, इकाई मतलब कि यूनिट 4
अब इसमें भैया आपको 3 ही यूनिट करने थे, आपके पेपर समाप्त हो चुका है। अब आप 3 यूनिट जो हमने बता दिया वो आप करके आसानी से आप पास हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर और भी प्रश्न देख लीजिए, सामाजिक नियंत्रण में परिवार की क्या भूमिका होती है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैमिली इन सोशल चेंज। हमें लगता है पेपर 1 और पेपर 2 इसमें दोनों समाहित हैं। क्या पेपर 1 और पेपर दोनों समाहित हैं इसमें? हमें लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि पेपर 2 के भी सवाल है इसमें, पेपर 1 के भी सवाल आपके इसमें देखने को मिलते हैं। तो परिवार की भूमिका सामाजिक नियंत्रण में बहुत ज़्यादा होती है। हमने आपको पहले ही जो है शायद सामाजिक नियंत्रण को लेकर के हमने यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत नहीं करी है कि परिवार की क्या होता है। चूँकि जो परिवार होता है, परिवार समाज नियंत्रण का सबसे प्रमुख इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है। इसीलिए ऐसे बात की जाए जो है परिवार की, तो परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है सामाजिक नियंत्रण में। परिवार न केवल समय और महत्व की दृष्टि से प्राथमिक होता है, बल्कि समाज में नियंत्रण रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि परिवार जो होता है समाज की आधारभूत इकाई होती है, अतः सामाजिक नियंत्रण में भी उसकी केंद्रीय स्थिति जो होती है, मतलब स्थिति जो होती है केंद्रीय होती है। मानव जो होता है जन्म से लेकर के मृत्यु तक किसी न किसी परिवार का ही सदस्य होता है, और परिवार ही उसके कार्यों और व्यवहारों को नियंत्रित करता है। सामाजिक नियंत्रण में परिवार की भूमिका को हम तमाम प्रकार के जो है चीज़ों से स्पष्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, उसको सुनने का प्रयास करें। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करिए, सभी लोगों को जोड़िए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वेलकम टू शुक्ला एचडी पॉइंट और थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो समाजीकरण के द्वारा नियंत्रण, क्योंकि परिवार जो होता है, परिवार में बच्चे का समाजीकरण होता है। अब बच्चे का समाजीकरण कैसे होगा, मतलब बच्चे का एक प्रकार समाजीकरण का मतलब क्या, सोशलाइजेशन। तो बच्चे का सोशलाइजेशन या बच्चे का विचार वैसा ही होगा जैसे परिवार के लोग चाहेंगे। तो परिवार के लोग अच्छे विचार उसको देते हैं। तो अगर बच्चे को अच्छे तरीके से सिखाया, बच्चे का अच्छे तरीके से समाजीकरण हो गया, तो वह उसका नियंत्रण अच्छे तरीके से स्थापित हो जाएगा। दूसरी बात, समायोजन द्वारा नियंत्रण। समायोजन कैसे? परिवार जो होते हैं अपने सदस्यों को विभिन्न परिस्थितियों से समायोजन करना भी सिखाते हैं कि कोई परिस्थिति आएगी तो कैसे आपको उतार चढ़ाव में कैसे आपको मैनेज करना है, इसको क्या समझाते हैं परिवार वाले, आपके पिताजी समझाते हैं। कई बार विकट समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति जो होता है, पुरुष होता है, महिला होती है, वह अपने सभी सदस्यों का मार्गदर्शन करता है और समाज के नियमों के अंतर्गत ही उनकी समस्याओं का समाधान खोजता है, जिसके कारण से क्या हो, कोई समाज विरोधी व्यवहार जो है ना आए। ठीक, इस प्रकार से कोई नई परिस्थिति आ गई समाज में तो उसमें कैसे ढलना है, अनुकूलन करना है, यह भी एक प्रकार से इसमें देखा जा सकता है। ओके, समझ में आ रही बातें। वहीं दायित्वों का के निर्वाह द्वारा नियंत्रण, कि किस व्यक्ति का कौन सा निर्वाह होगा, कौन सा परिवार का सदस्य कौन सा कार्य करेगा, कौन सा कार्य नहीं करेगा, यह भी एक प्रकार सबका दायित्व दिया जाता है परिवार में कि हाँ ये कार्य आप करोगे, ये कार्य आप करोगे, ये करना है या नहीं करना है। एक व्यक्ति को परिवार में दादा, पिता, पुत्र, भाई, मामा एवं अन्य पदों के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वाह करना होता है। उसे अपने से छोटे व बड़े के साथ विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं करनी पड़ती है। व्यक्ति को आश्रितों का भरण पोषण, परिवार द्वारा सौंपे गए विभिन्न दायित्वों का निर्वाह सामाजिक नियमों के अंतर्गत करना होता है। ये तमाम सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो इसके कारण से भी सामाजिक नियंत्रण होता है। वहीं शिक्षण द्वारा नियंत्रण, परिवार ही शिशु की प्रथम क्या होती है, पाठशाला होती है, और शिशु की प्रथम टीचर कौन होती है, उसकी माता होती है। तो भैया उसके द्वारा सिखाए गए तमाम सारे नियम के माध्यम से वह माता या फिर पिता जो घर के कोई भी सदस्य होते हैं उसको शिक्षा के माध्यम से यह सिखाते हैं कि समाज का यह नियम है, इसके अनुसार ही चलना है, ये चोरी नहीं करनी है, किसी का एक प्रकार से किसी घर में डाका नहीं डालना है, किसी को बुरी नज़र से नहीं देखना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी को ईर्ष्या की भावना से नहीं देखना है, किसी के प्रति जलन या फिर द्वेष की भावना नहीं रखनी है, या तमाम प्रकार की चीज़ें या आप उसके घर के लोग सिखाते हैं। ठीक, तो इसके द्वारा भी सामाजिक नियंत्रण रखा जा सकता है। वहीं विवाह संबंधी नियंत्रण, परिवार का निर्माण विवाह के बाद ही होता है। प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों का विवाह संबंधी नियम भी लागू करता है और उन्हें यह भी एक बात मतलब बताता है कि वह कब और कहाँ किसके साथ विवाह कर सकते हैं। परिवार ही आपका विवाह करता है कि जीवन साथी आपका चुनता है कि जाओ लड़की देखने चल रही है तो आपको लड़की कौन देखनी है। मतलब अरेंज मैरिज जो होती है ना, आप समाज में देखते थे पहले, अब तो ये नए नए सिस्टम चले हैं, बाकी तो पहले नहीं होता था। ठीक, हाँ, बात की जाए पिता पुत्री, भाई बहन, माँ पुत्र आदि ऐसे निकट संबंधियों में विवाह नहीं होना चाहिए। और ये सारी बातें जो है परिवार अपने सदस्यों में विवाह कब की जाएगी उसकी एज तय करते हैं, आयु भी तय करते हैं। तो इस प्रकार से विवाह संबंधी नियंत्रण भी एक प्रकार से सामाजिक नियंत्रण को द्योतक होता है। वहीं आर्थिक ढांचे की धुरी होता है परिवार, इसके कारण से मतलब परिवार में अगर सामाजिक नियंत्रण करना है तो पैसे वगैरह के मामले में देखा जाए तो पैसे कौन देगा, परिवार के सदस्य देंगे, तो ऐसे में भी नियंत्रण होता है। वहीं सामाजिक गुणों का विकास करके आपके सामाजिक गुण बताएंगे कि कौन से
नियम होते हैं, कौन से नैतिक चीज़ होते हैं, आपका सामाजिक गुण विकास करेंगे, आपके अंदर डेवलप करेंगे, उसके कारण से भी आप समाज में नियंत्रित कार्य करेंगे। ठीक, वही बात की जाए सुरक्षा एवं देख रेख द्वारा नियंत्रण, परिवार के सदस्यों के द्वारा आपका देख रेख की जाती है। आप कोई गलत कार्य करते हैं तो आपके पापा या फिर आपके दादा या आपकी माता जी आपको मारती हैं। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, सभी में भी क्या होता है, लगातार परिवार जो है अपने सदस्यों की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सुरक्षा परिवार के लोग प्रदान करते हैं। कोई दिक्कत होती तो परिवार के लोग ही कार्य आते हैं। तो कहीं ना कहीं पे परिवार जो होता है यह सामाजिक परिवर्तन में एक अहम भूमिका निभाता है। इसको आप आसानी से बता सकते हैं, जितना हमने बताया इतना लिख देंगे, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, औपचारिक तथा अनौपचारिक नियंत्रण में क्या अंतर होता है। औपचारिक तथा अनौपचारिक नियंत्रण में क्या अंतर होता है। औपचारिक नियंत्रण क्या होते हैं और अनौपचारिक नियंत्रण क्या होते हैं भैया। और ये सारे के सारे प्रश्न जो है ना हमारे मॉडल पेपर में उठा करके देख लीजिएगा। एक ही मॉडल पेपर में सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे, पूरे के पूरे 100 का 100% आपका जो जितने भी प्रश्न आए थे सब के सब हमारे मॉडल पेपर से आए थे। कोई बच्चा यह कह नहीं सकता कि ये पेपर हमारे मॉडल पेपर से नहीं आए थे। आप मॉडल पेपर उठा करके देखे जा करके सारे के सारे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, अब आपको ऐसा अगर कोई चैनल मिल रहा है तो आपको चाहिए कि इस चैनल को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को एक प्रकार से सभी लोगों तक पहुँचाएं, सभी बच्चों तक पहुँचाएं। ओके, ध्यान रखेंगे। औपचारिक नियंत्रण क्या होता है, अनौपचारिक नियंत्रण क्या होता है। औपचारिक नियंत्रण जो होता है, औपचारिक नियंत्रण का अर्थ उस नियंत्रण से होता है मेरे भैया जो राज्य सरकार या किन्हीं औपचारिक संस्थाओं के द्वारा अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करने हेतु स्पष्टता परिभाषित नियमों के द्वारा लागू किया जाता है और इन नियमों का सदस्यों पर बाध्यतामूलक प्रभाव होता है। इन नियमों के पीछे इन्हें पारित करने वाली संस्था का या संगठन की शक्ति होती है और साथ ही जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है उसे दंडित करने की भी व्यवस्था होती है। औपचारिक नियंत्रण मतलब होता है कानूनी रूप से, मतलब औपचारिक मतलब कोई संस्था है, औपचारिक नियंत्रण की कोई मतलब संस्था के द्वारा आप पर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा हो, तो वैसा नियंत्रण की जो कि किसी संगठन के द्वारा, किसी समिति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा आप पर नियंत्रण स्थापित करती है तो उसे को हम औपचारिक नियंत्रण कहते हैं। कानून आप पर नियंत्रण रखता है, पुलिस आप पर नियंत्रण रखती है, तो ये कैसा होगा, औपचारिक नियंत्रण हो गया। और कुछ अनौपचारिक नियंत्रण होते हैं, मतलब कि अनौपचारिक नियंत्रण क्या होते हैं। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का वह प्रकार होता है जिससे जनरीतियों, प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों, आदर्शों, विश्वासों, धर्म एवं नैतिकता आदि के माध्यम से व्यक्तियों एवं समूहों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। इन सामाजिक नियमों का पालन समूह कल्याण को ध्यान में रख करके, परिवार मतलब पालन समूह कल्याण को ध्यान में रख करके नैतिक कर्तव्य के रूप में किया जाता है। जैसे बात की जाए कि आप देखते होंगे अनौपचारिक नियंत्रण की किसी परिवार के द्वारा या फिर परंपरा आपकी चली आ रही है, प्रथा चली आ रही है, कोई रूढ़ी चली आ रही है, कोई धर्म है, कोई विश्वास है, कोई विचार है किसी का, तो ऐसे ऐसे विचारों को देखेंगे तो ये सब क्या होते हैं, अनौपचारिक रूप से प्रभावित करते हैं आपको कि यह चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आपने सोचा कि किसी आप सड़क से जा रहे हैं और आपको देखे कि उसके जो है खेत में मूंगफली फड़ी है, अब मूंगफली आपको खाने का मन कर रहा है कि हाँ मूंगफली कच्ची खाएं, बड़ी मीठी लगती है, हमने खाया है। आप लोगों ने खाया क्या, कमेंट बताइए। आप लोग मूंगफली खाया, कच्ची मूंगफली कभी खाया आपने? अगर नहीं खाया तो कभी खाइएगा, मिले तो बहुत अच्छी लगती है। तो कहीं ना कहीं पे अगर हमारे तो किसी खेत में कच्ची मूंगफली लगी है, आपको खाने का मन है, अब आप क्या करेंगे, तो आपका एक नैतिक विचार क्या कहेगा कि मूंगफली खाएं कि ना खाएं, तो आप क्या कहेंगे, मूंगफली नहीं खाना चाहिए क्योंकि दूसरे का उससे हमने पूछा नहीं, अगर इसको हम खाएंगे तो चोरी करना हो जाएगा। तो एक प्रकार से उस समय आपका जो नियंत्रण दिमाग कार्य करता है कि इसको नहीं करना चाहिए क्योंकि यह चोरी है, तो ऐसा नियंत्रण जो है आपका, क्योंकि आपके विचारों के माध्यम से आया, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं से आपने सुना होगा कि किसी के दूसरे के खेत में या किसी दूसरे की वस्तु पड़ी है तो उसको नहीं उठाना चाहिए, या उठाना चाहिए तो उसको जा करके उसको देना चाहिए, या किसी के खेत में बिना पूछे उससे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, किसी के सामान को बिना पूछे कोई चीज़ नहीं करना चाहिए। तो यह सब क्या हो गया आपका, ये सब आपके जो आपके अंदर स्वतः डेवलप होते हैं कोई विचार वगैरह, ये सब अनौपचारिक रूप से होते हैं। ठीक, आप बता सकते हैं बड़े आसानी से। वही अंतर की बात की जाए तो अंतर बता सकते हैं। औपचारिक नियंत्रण में दंड देने का कार्य राज्य अथवा सरकार के द्वारा किया जाता है, जबकि जो अनौपचारिक नियंत्रण होते हैं उसमें दंड का स्रोत स्वयं समाज, समुदाय या फिर कोई समूह होता है। दूसरा अंतर देखेंगे आप, औपचारिक नियंत्रण में नियमों के जानबूझ कर बनाए जाने के कारण वे मतलब परिख्याति मतलब कि परिभाषित व लिखित होते हैं। जो नियम होते हैं औपचारिक नियंत्रण में संविधान के अनुसार आपको नियम, मतलब IPC इंडियन पिनल कोड जो आपकी भारतीय दंड संहिता है उसके तरीके से आपको दंड दिया जाएगा।
वहीं अनौपचारिक नियंत्रण में नियम पूर्ण रूप से लिखित नहीं होते हैं, अपितु सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान अपने आप अस्पष्ट होते रहते हैं समय समय पर। तीसरी बात यह है कि अंतर यह है कि औपचारिक नियंत्रण जो होते हैं, औपचारिक नियंत्रण में नियमों को न मानने पर राज्य या अन्य किसी प्रशासनिक संगठन के द्वारा व्यक्ति को निश्चित दंड की देने की व्यवस्था होती है, अर्थात व्यक्तियों के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है औपचारिक नियंत्रण में। इसके विपरीत ठीक अनौपचारिक नियंत्रण जो होते हैं, अनौपचारिक नियंत्रण में इस प्रकार के दंड की कोई व्यवस्था नहीं होती है। वहीं औपचारिक नियंत्रण की बात की जाए, अगला अंतर, औपचारिक नियंत्रण मानव व्यवहार के बाह्य पक्ष को अधिक प्रभावित करता है। दूसरी ओर जो अनौपचारिक नियंत्रण होता है वह विशेष संबंध व्यक्ति के आंतरिक पक्ष से होने के कारण से इसे व्यक्ति स्वयं स्वीकार कर लेता है कि मूंगफली हमको नहीं तोड़नी चाहिए, वो उसकी आत्मा कहती है। ठीक, पांचवा अंतर आप देख सकते हैं कि औपचारिक नियंत्रण आधुनिक एवं जटिल समाजों की विशेषता होती है, क्योंकि ऐसे समाजों में व्यक्ति के अधिकांश व्यवहारों पर नियंत्रण औपचारिक नियंत्रणों के साधनों जैसे कि दंड, भय, उत्पीड़न व शक्ति प्रदर्शन द्वारा संभव नहीं है। इसके विपरीत अनौपचारिक नियंत्रण का विशेष महत्व छोटे एवं सरल समाजों में अधिक होता है, क्योंकि इन समाजों के सदस्य अधिकांशतः प्रथा, परंपरा, धार्मिक नियम हो गया, कोई रूढ़ी हो गई, कोई रीति रिवाज हो गया, उसके द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होते रहते हैं। यह भी अंतर होता है। वहीं अगला अंतर आप देख सकते हैं औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण को लेकर के। औपचारिक नियंत्रण में परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है, अर्थात इनमें आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के बदलने पर परिवर्तन होता रहता है, जबकि जो अनौपचारिक नियंत्रण होते हैं परंपरागत व्यवहारों का बदलना असंभव नहीं होता है, फिर असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होता है। ठीक, तो इस प्रकार तमाम सारे अंतर आप बता सकते हैं। ज़्यादा शब्दों में आपको नहीं बताना था, लेकिन मैं आपको एक आध अंतर और बता दूं। अगला अंतर आप बता सकते हैं औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण में कि औपचारिक सामाजिक नियंत्रण जो होता है सामाजिक मूल्यों के विपरीत भी हो सकता है, जबकि जो अनौपचारिक नियंत्रण होता है वह सदैव परंपरागत सामाजिक मूल्यों के अनुरूप ही होता है, उसके प्रतिकूल नहीं होता है। ठीक, वहीं और अंतर बात की जाए तो औपचारिक नियंत्रण जो होता है उसका स्वरूप पूर्ण निर्धारित योजनाबद्ध रूप से होता है कि किस प्रकार से दंड देगा, किस तरीके से क्या होगा, सबका पूरा निर्धारित होता है, जबकि जो अनौपचारिक नियंत्रण होता है उसका विकास लंबी अवधि में धीरे धीरे स्वतः ही हो जाता है। ये सारी बातें आपके समझ में आ गई, सारी बातें आपके समझ में आ गई। तो सामाजिक नियंत्रण की प्रकृति एवं साधनों के आधार पर दोनों की बात की जाए, औपचारिक और अनौपचारिक की, दोनों में कुछ मूलभूत भिन्नताओं मतलब हैं, उसके होने के साथ ही साथ किसी न किसी रूप में इनमें सरकार और कानून का अस्तित्व होता है। इसी प्रकार जो है बात की जाए आधुनिक जटिल समाजों में व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं, फिर भी इसे वैज्ञानिक युग में आज भी धर्म, प्रथा, परंपरा आदि का जो है अपना विशिष्ट महत्व है। अलग अलग समाजों में अपने अपने हिसाब से लोग मैनेज करते हैं कि किस प्रकार से, और जो समाज खुद में मैनेज करता है उसी को हम अनौपचारिक नियंत्रण कहते हैं। और जो एक प्रकार से आईपीसी यानी भारत का जो दंड संहिता है यानी ताज़ेराती हिंद जिसको आप कहते हैं उर्दू में, तो उसके द्वारा अगर किसी को दंडित या सामाजिक नियंत्रण रखा जाए तो एक प्रकार से वह नियंत्रण होता है। सारी बातें आपकी समझ में आ गई, सारे मुद्दे आपके क्लियर हो गए। अगर क्लियर हो गए तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सारे मुद्दे आपके क्लियर हो गए होंगे, कोई भी मुद्दा आपसे छूटा नहीं होगा। मैं एक प्रकार दावे के साथ बोल सकता हूँ कि सारे के सारे वीडियो आपके चैनल पर शुक्ला डिपार्टमेंट में सारे के सारे प्रश्नों को हमने इंक्लूड किया था मॉडल पेपर में। ना विश्वास पड़े तो मॉडल पेपर वाली वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। आने वाले समय में 2022 की परीक्षा हो या 2023 की परीक्षा हो, 24 की परीक्षा हो, सभी की परीक्षाओं के लिए यहाँ से लेक्चर मतलब इन प्रश्नों के उत्तर आपके आ सकते हैं। तो आने वाले समय में आप इन लेक्चर्स को देख करके आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। या फिर जो परीक्षा अभी होनी है जिन लोगों की जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई उनके लिए भी यह लेक्चर महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव वाले हैं उनके लिए भी तमाम सारी जानकारी आप प्राप्त करेंगे, और लिखित वालों आपके लिए भी तो महत्वपूर्ण एक प्रकार से रामबाण सीरीज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखने का प्रयास करें। तो फिर मिलेंगे मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। ओके।